वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कोर कॉन्सेप्ट्स इंजीनियरिंग। आज हम डीबीएमएस की यूनिट 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हमें ट्रांजैक्शंस के बारे में पढ़ना है कि ट्रांजैक्शंस क्या क्या होती हैं, वो वर्क कैसे करती हैं, हम अपने ऑपरेशंस कैसे परफॉर्म कराते हैं, वो सब पढ़ना है हमें यूनिट 4 में। तो सबसे पहले पढ़ते हैं ट्रांजैक्शन की ट्रांजैक्शन होती क्या है। ए ट्रांजैक्शन इज़ ए यूनिट ऑफ प्रोग्राम एग्जीक्यूशन डेट एक्सेस एंड पॉसिबली अपडेट्स वेरियस डेटा आइटम्स। ट्रांजैक्शन क्या होती है? ट्रांजैक्शन जो है वो एक प्रोग्राम की यूनिट होती है, यानी कि स्मॉलेस्ट यूनिट होती है जो कि एग्जीक्यूट होती है और हमारे जो अपडेट्स हैं डेटा आइटम्स पे वो एक्सेस करा सकती है, वो होती है हमारी ट्रांजैक्शन। सपोज हम एक एग्जांपल से समझते हैं। ट्रांजैक्शन टू ट्रांसफ़र ₹500 फ्रॉम अकाउंट ए टू अकाउंट बी। ये भी एक ट्रांजैक्शन है जिसमें हम क्या करते हैं, ₹500 को अकाउंट ए से अकाउंट बी में ट्रांसफ़र करते हैं, तो वो भी क्या है, एक ट्रांजैक्शन है। तो उसको हम कैसे परफॉर्म करते हैं? सबसे पहले हम रीड करते हैं ए, जो भी ए में डेटा है उसको रीड करेंगे। फिर ए इक्वल्स टू ए माइनस 500, तो ए में से निकालने हैं हमें और बी में डालने हैं पैसे। तो हम क्या करेंगे, पहले ए का डेटा रीड करेंगे, उसके बाद हम देखेंगे ए अकाउंट में से 500 माइनस करेंगे। 500 माइनस के बाद अब उसको क्या कर देंगे, अपडेट कर देंगे। राइट का मतलब होता है अपडेट करना। अब हमने वो क्या कर दिया, अपडेट कर दिए। ठीक है। अब सपोज़ करो ए में कितने थे, 1000 थे। अब उसमें से हमने 500 सब्ट्रैक्ट कर दिए क्योंकि ट्रांसफ़र करना है, तो अब उसमें कितने बचे, 500। अब क्या होगा, रीड करेगा बी में क्या हो जाएंगे, वो जो 500 हैं वो ऐड हो जाएंगे। बी इक्वल्स टू बी प्लस 500, तो बी में कितने आ गए, ये जो 500 थे ये बी में आ गए 500। अब ये क्या कर देगा, राइट कर देगा बी। तो दो ट्रांजैक्शन हुई यहाँ पे, एक ए के लिए एक बी के लिए। ए अपने अकाउंट से पैसे बी को सेंड कर रहा है, तो ए कितने कर रहा है, -500 कर रहा है, और बी क्या कर रहा है, +500 कर रहा है। तो ये क्या होगा, ये एक ट्रांजैक्शन हो गई। टू प्रिजर्व द इंटीग्रिटी ऑफ डेटा आइटम द डेटाबेस सिस्टम मस्ट एंश्योर। अगर हमें उसकी इंटीग्रिटी मेंटेन करनी, तो अगर हमें इंटीग्रिटी मेंटेन करनी है तो हमें क्या इंश्योर कराना होगा, एटोमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन और ड्यूरेबिलिटी। ये हमारी ACID प्रॉपर्टीज़ होती हैं, एसिड प्रॉपर्टीज़। ए मतलब एटोमिसिटी, सी कंसिस्टेंसी, आई आइसोलेशन और डी ड्यूरेबिलिटी। इसका मतलब क्या है कि हमारा जो, अगर हमें अपने डेटाबेस की इंटीग्रिटी मेंटेन करानी है तो हमें एसिड प्रॉपर्टीज़ को क्या कराना है, मेंटेन कराना है। और ये एसिड प्रॉपर्टीज़ होती क्या है, तो हम ये देखते हैं। ए मतलब एटोमिसिटी, either all operations of the transaction are properly reflected इन द डेटाबेस और नन आर। या तो हमारे जितने भी ऑपरेशंस हैं वो क्या होंगे, या तो वो प्रॉपरली रिफ्लेक्टेड होंगे डेटाबेस में या नहीं होंगे। सपोज क्या हुआ, सपोज हमारे T1 ट्रांजैक्शन चल रही है, तो वो ऐसा नहीं होगा कि हम हाफ रन कर रहे हैं और हाफ रन होने के बाद वो अपडेट हो जाए और वहाँ से वो रिमूव हो जाए, ऐसा नहीं होगा। या तो पूरी ट्रांजैक्शन रन होगी, या तो जितने भी ऑपरेशंस है वो रन होंगे, या फिर नहीं होंगे, यानी कि कम्प्लीटली रन होंगे प्रॉपरली, या फिर होंगे ही नहीं। ठीक है, बीच में नहीं होंगे। सेकंड आता है कंसिस्टेंसी। एग्जीक्यूशन ऑफ ए ट्रांजैक्शन इन आइसोलेशन प्रिजर्व्स द कंसिस्टेंसी ऑफ डेटाबेस। ये क्या करेगा, ये कंसिस्टेंसी मेंटेन करेगा डेटाबेस की। मीन्स क्या है, सपोज ट्रांजैक्शन से पहले हमारा ये है बिफोर ट्रांजैक्शन और ये आफ्टर ट्रांजैक्शन है। अगर हमारे ट्रांजैक्शन से पहले अगर हमारा 500 है, डेटा 500 है, तो लास्ट में भी आफ्टर में भी 500 होना चाहिए, यानी कि क्या हो, कंसिस्टेंसी मेंटेन हो। जो हमारा डेटा है उसको अपडेट करने के बाद अगर हम मैच करें तो उसमें इनकंसिस्टेंसी ना हो, डेटा हमेशा कंसिस्टेंस रहे, ताकि जब हम चेक करें तो हमें प्रॉपरली डेटा अपडेट मिल सके। देन आता है आइसोलेशन, कि आइसोलेशन क्या होता है। ऑल्दो मल्टीपल ट्रांजैक्शन में एग्जीक्यूट concurrently, each transaction must be unaware of other concurrently executing transaction। इसको देखते हैं हम कैसे करते हैं। देखो, सपोज T1 ट्रांजेक्शन है और एक T2 ट्रांजेक्शन है। अगर T1 ट्रांजेक्शन जो है वो T2 ट्रांजेक्शन से अनअवेयर होगी, इसको पता नहीं होगा कि ये भी कंकरेंटली ट्रांजैक्शन चल रही है यहाँ पे, तो क्या होगी, ये जो ट्रांजैक्शन है वो आपस में क्या है, वो अनअवेयर है। ये कौन सी प्रॉपर्टी कहती है, आइसोलेशन कहता है। आइसोलेशन ये कहता है कि अगर मल्टीपल ट्रांजैक्शंस भी हैं तब भी जो कंकरेंटली एग्जीक्यूट हो रही हैं ट्रांजैक्शन वो एक दूसरे से अनअवेयर होंगी। इंटरमीडिएट ट्रांजैक्शन रिजल्ट मस्ट बी हिडन फ्रॉम अदर। जो ट्रांजैक्शन है वो एक दूसरे से क्या होंगी, हिडन होंगी जब वो एग्जीक्यूट हो रही होंगी। ये कौन सी प्रॉपर्टी कहती है, ये कहती है आइसोलेशन। एटम देखो,
एटोमिसिटी क्या कह रही थी, एटोमिसिटी कह रही थी या तो सारे ऑपरेशन परफॉर्म होंगे सक्सेसफुली, ठीक है, या फिर एक भी नहीं होगा, और नन ऑफ देम, ये एटोमिसिटी कह रही थी, शॉर्ट में लिखा है। कंसिस्टेंसी क्या कर रही थी, बिफोर और आफ्टर द ट्रांजैक्शन डेटाबेस में जो है वो कंसिस्टेंट होना चाहिए। सपोज करो बिफोर ए के पास 4000 थे, बी के पास 2000 थे, तो टोटल कितने हो गए 6000। अब उसके बाद क्या करा, 500 विड्रॉ कर लिए ए से 500 विड्रॉ करे तो ये कितने हो गए 3500। अब 3500 और इसमें हमने डाल दिया तो ये कितने हो गए 2500। जब इनका एडिशन करेंगे तो ये भी 6000 है, ये भी 6000 है, तो डेटा क्या है हमारा, कंसिस्टेंस है बिफोर भी और आफ्टर भी, ठीक है। शॉर्ट में ये लिखा है। आइसोलेशन क्या था, व्हेन 2 और मोर ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट कनकरेंटली देन आइसोलेशन कम इनटू पिक्चर। जब क्या होंगे, जब 2 या 2 से ज़्यादा ट्रांजैक्शन क्या हो रहे होंगे, एग्जीक्यूट हो रहे होंगे कनकरेंटली, तब आइसोलेशन आता है, ताकि वो एक दूसरे से क्या हो, अनअवेयर हो, ठीक है। और ड्यूरेबिलिटी क्या था, ड्यूरेबिलिटी ये है कि जो डेटाबेस है हमारा वो एबल हो कि वो किसी भी टाइम पे फेलियर आए तो उससे क्या हो सके, रिकवर हो सके, वो होता है ड्यूरेबिलिटी, ठीक है। आफ्टर ए ट्रांजेक्शन कंप्लीट सक्सेसफुली द चेंजेस इट हैज़ मेड टू द डेटाबेस परसिस्ट इवन इफ, अगर हमारा सिस्टम फेलियर भी हो जाता है तब भी जो हमारा डेटा है वो क्या कर सके, हम उसको ईजिली एक्सेस कर सके, ये बताता है ड्यूरेबिलिटी, ठीक है। हमने चारों प्रॉपर्टी पढ़ ली, ACID प्रॉपर्टीज़। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है ट्रांजैक्शन की स्टेट्स, कि ट्रांजैक्शन की क्या क्या स्टेट्स होती हैं। तो देखो हमारी मेनली कितनी स्टेट्स होती हैं, 5 स्टेट होती हैं। सबसे फर्स्ट स्टेट होती है एक्टिव स्टेट, फिर होती है पार्शियली कमिटेड, देन आती है फेल्ड, कमिटेड और अबॉर्टेड। हम एक्टिव स्टेट से या तो पार्शियली कमिटेड पे जा सकते हैं या फिर फेल पे जा सकते हैं। अगर हम पार्शियली कमिटेड से भी 2 पे जा सकते हैं, फेल्ड पे और कमिटेड पे, और फिर फेल्ड से अबॉर्टेड। अब कैसे जाते हैं हम वो देखते हैं। सबसे पहले एक्टिव स्टेट है, जब भी हमारी कोई ट्रांजैक्शन स्टार्ट होगी या स्टार्ट होने जा रही होगी तो वो किस में होती है, एक्टिव स्टेट में। जो हमारी इनिशियल स्टेट होती है ये होती है हमारी इनिशियल स्टेट, ठीक है। कौन सी, एक्टिव स्टेट। अब वो किस में जाएगी, पार्शियली कमिटेड में। कब जाएगी, जब हमारा जो फाइनल स्टेटमेंट है अगर वो एग्जीक्यूट हो गया तो वो किस में जाएगी, पार्शियली कमिटेड में जाएगी, जब भी हमारा फाइनल स्टेटमेंट क्या हो गया, एग्जीक्यूट हो गया। लेकिन फेल में कब जाएगी, ये फेल में तब जाएगी अगर हम उसको आगे प्रोसीड नहीं कर सकते। पार्शियली कमिटेड से कब गए, हमने लास्ट ऑपरेशन तो परफॉर्म कर दिया लेकिन हम उसको क्या नहीं कर सकते, आगे प्रोसीड नहीं कर सकते, तो वो किस पे चली गई, फेल्ड पे। एक्टिव से कब जाएगी, हमने एक्टिव में थी इनिशियल स्टेट में, लेकिन जैसे ही क्या हुआ, जैसे ही उसको लगा कि इनिशियल स्टेट में स्टार्ट होने के लिए कि ये तो आगे प्रोसीड ही नहीं हो सकती, तो वो एक्टिव स्टेट से भी फेल्ड स्टेट में जा सकती है। देन पार्शियली, चलो अभी फेल में नहीं गई, अभी क्या है, एक्टिव से पार्शियली कमिटेड में आई, यानी कि ट्रांजैक्शन का जो हमारा फाइनल स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट हो गया इसमें। अब वो किस में जाएगी, कमिटेड। कमिटेड क्या होता है, अगर हमारी सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाती है तो वो किस में जाती है, कमिटेड में। ये सक्सेसफुली कंप्लीट होने के बाद जाती है कमिटेड में, ठीक है। अब फेल से जाती है वो अबॉर्टेड में। अबॉर्टेड का क्या मतलब है, अगर हमारा कोई ट्रांजैक्शन रोल बैक करना चाह रही है तो वो किस में चले जाए, वापस से एक्टिव स्टेट में चली जाए, यानी कि वापस से रोल बैक कर जाए, स्टार्टिंग फेज में ही चली जाए, ठीक है। ये होती है अबॉर्टेड, यानी कि फेल्ड में तो पूरी फेल हो गई वो, लेकिन अबॉर्टेड में क्या कर रही है वो रोल बैक कर रही है। इसमें क्या सक्सेसफुली क्या हो रही है, हमारी सक्सेसफुली ट्रांजैक्शन हमारी कंप्लीट हो रही है सक्सेसफुल हो गया, लेकिन अबॉर्टेड में क्या कर रही है, रोल बैक, ठीक है। यही स्टेट्स लिखी हमने। एक्टिव क्या होती है, ये इनिशियल स्टेट होती है जिसमें जो हमारा ट्रांजैक्शन है वो उसी स्टेट में रहता है जब एग्जीक्यूट करते हैं हम। सेकंड क्या लिखा है, पार्शियली कमिटेड। पार्शियली कमिटेड क्या है, अगर हमारा फाइनल स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाता है तो किस में आती है, पार्शियली कमिटेड में आती है। देन आता है फेल्ड। फेल्ड का क्या मतलब होता है, जब हमारी जो डिस्कवरी है वो हम आगे उसको प्रोसीड नहीं कर सकते तो वो किस में जाती है, फेल्ड में। अबॉर्टेड में क्या होता है, रोल्ड बैक होता है। 2 ऑप्शंस आफ्टर इट हैज़ बीन अबॉर्टेड। 2 ऑप्शन आते हैं हमारे जब हम अबॉर्ट में जाते हैं, या तो हम उस ट्रांजैक्शन को रीस्टार्ट कर सकते हैं या हम उस ट्रांजैक्शन को किल कर सकते हैं, ठीक है। 2 ऑप्शन आते हैं अबॉर्टेड में। फिर आता है कमिटेड। कमिटेड का मतलब होता है अगर हमारी सक्सेसफुल कंप्लीट हो जाती है ट्रांजैक्शन तो किस में जाती है, कंप्लीटेड में। हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है शेड्यूल, कि शेड्यूल क्या होता है। शेड्यूल होता है हमारे सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो कि हमारे ऑर्डर को बताते हैं। तो शेड्यूल क्या होता है, सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो शेड्यूल कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है सीरियल शेड्यूल, सीरियल, और दूसरा होता है नॉन सीरियल,
ठीक है, सीरियल शेड्यूल और नॉन सीरियल ये बताते हैं कि हमारा जो इंस्ट्रक्शन है उसकी सीक्वेंस क्या है। यानी कि सपोज़ करो T1 ट्रांजैक्शन है हमारे पास और एक T2 ट्रांजैक्शन है। अब एक ऑपरेशन यहाँ पे परफॉर्म हो रहा है, एक इधर हो रहा है, तो ये क्या सीक्वेंस बता रहा है कि पहले T1 हो रहा है, उसके बाद T2 हो रहा है, यानी कि T1 फॉलोड बाय T2। अब सपोज़ करो एक हो रहा है, यहाँ पे T1 है और यहाँ पे T2 है। अब क्या हो रहा है, पहले T2 हो रहा है फिर T1 हो रहा है, तो कैसे लिखते हैं T2, T1, क्योंकि पहले T2 हो रहा है फिर T1, यानी कि T2 फॉलोड बाय T1। ये कौन बताता है, शेड्यूल। शेड्यूल बताता है सीक्वेंस ऑफ ट्रांजैक्शन की। सीक्वेंस क्या है ट्रांजैक्शन की, तो सीक्वेंस क्या है, T1 फॉलोड बाय T2, T2 फॉलोड बाय T1। ठीक है, अब सपोज़ करो हम लिखते हैं, ये होते हैं सीरियल शेड्यूल। अगर हम नॉन सीरियल की बात करें तो सपोज़ करो ये T1 है, ये T2 है, एक ट्रांजैक्शन यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ ऐसे हो रही है, यानी कि क्या है, ये नॉन सीरियल है। एक ट्रांजैक्शन इधर हो रही है T1 की, T2 हो रहा है, फिर T1 फिर T2 फिर T1 फिर T2, तो ये क्या हो रहा है, ये नॉन सीरियल शेड्यूल है, इसमें कोई सीरियल ही नहीं है, हम बता ही नहीं सकते कि पहले कौन सा टास्क परफॉर्म हो रहा है, तो ये क्या हो गई, नॉन सीरियल शेड्यूल। इसमें क्या हो रहे हैं, हमारे कंकरेंट ऑपरेशंस, कंकरेंट ट्रांजैक्शंस परफॉर्म हो रही हैं, तो ये क्या होते हैं, ये होते हैं नॉन सीरियल। ठीक है, डिफरेंस पता चल गया सीरियल और नॉन सीरियल में। तो वही लिखा है, सीरियल शेड्यूल क्या होता है, सपोज T1 पहले हो रहा है फिर T2, तो T1 T2, T1 फॉलोड बाय T2, ऐसे ही यहाँ पे T2 फॉलोड बाय T1। लेकिन नॉन सीरियल शेड्यूल क्या होते हैं, ये क्या होता है, इंटरलीव्ड एग्जीक्यूशन होता है दो या दो से ज़्यादा ट्रांजैक्शन का। सपोज यहाँ पे T1 चल रहा है फिर T2, देन फिर अगेन T1 फिर T2, तो ये क्या हो रहा है, ये कंकरेंट एग्जीक्यूशन हो रहा है, इसमें कोई सीरियली पता नहीं चल रहा है कि क्या सीरियल है। तो ये होते हैं शेड्यूल और टाइप्स ऑफ शेड्यूल, सीरियल और नॉन सीरियल। हम इसका एक एग्जांपल से देखते हैं, इफ़ टू ट्रांजैक्शन सीरियल शेड्यूल। सीरियल शेड्यूल की दो ट्रांजैक्शन है, टू। ठीक है, T1 क्या प्रॉपर्टीज़ हो सकते हैं, या तो पहले T1 चल रहा हो अगर सीरियल है, या T2 फिर T2 पहले चल रहा हो, तो दो ही पॉसिबिलिटीज़ है, या तो पहले T1 चलेगा अगर सीरियल है, या फिर पहले T2 चलेगा। अगर 3 ट्रांजैक्शन है तो क्या हो सकता है, 3 का फैक्टोरियल। तो इसका मतलब क्या हो गया, हमें जितने भी नंबर ऑफ़ ट्रांजैक्शंस है उसका फैक्टोरियल लेना है, उतने ही हमारे क्या बनेंगे, सीरियल शेड्यूल बनेंगे। अगर 2 मार्क्स में क्वेश्चन आता है कि कितने हमारे पास 4 क्या हैं, हमारे पास 4 ट्रांजैक्शन है, इन 4 ट्रांजैक्शन के बताओ कितने सीरियल शेड्यूल होंगे, तो हम क्या लिखेंगे, 4 का फैक्टोरियल, इतने ही हमारे क्या होंगे, सीरियल शेड्यूल होंगे। ये होता है हमारा सीरियल शेड्यूल। सीरियल का पता चल गया, सपोज़ करो पहले ये चलता फिर ये T1 है, ये T2 है, फिर ये, तो क्या होता, पहले T1 फिर T2, तो हम कैसे लिखते, T1, T2। हम क्लियरली बता पा रहे हैं पहले T1 चल रहा है फिर T2, T1 फॉलोड बाय T2, तो ये क्या है, ये एक सीरियल शेड्यूल है। ठीक है, तो हम इसको एक डायग्राम से देखते हैं। भी हमने क्या पढ़ा, टाइप्स ऑफ शेड्यूल कितने होते हैं, 2, सीरियल और नॉन सीरियल। ठीक है, सीरियल में हमने पढ़ लिया कितना होता है, n फैक्टोरियल सीरियल शेड्यूल होते हैं। लेकिन अभी जो हमारे सिलेबस में हमें पूरा डिटेल में पढ़ना है, वो पूरे नॉन सीरियल शेड्यूल पढ़ने हैं। ठीक है, नॉन सीरियल यानी कि वो पहले हमें देखना है वो सीरियलाइजेबल है या नॉन सीरियलाइजेबल है। इसके 2 टाइप्स होते हैं, नॉन सीरियल के, सीरियलाइजेबल और नॉन सीरियलाइजेबल। सीरियलाइजेबल के अगेन 2 टाइप्स होते हैं, ये भी हमारे सिलेबस में, कॉन्फ्लिक्ट और व्यू। हमें ये पढ़ना है कि कॉन्फ्लिक्ट व्यू और व्यू क्या होते हैं। उसके बाद नॉन सीरियलाइजेबल के भी 2 पार्ट्स होते हैं, रिकवरेबल और नॉन रिकवरेबल। देन नॉन रिकवरेबल का टाइप्स नहीं पढ़ना है, सिर्फ रिकवरेबल का पढ़ना है, कास्केड, कास्केडलेस और स्ट्रिक्ट। ये हमारा सिलेबस है। हमें जो मैंने ब्रैकेट में लिखे हैं वो पूरे डिटेल में पढ़ने हैं, क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से, कास्केडलेस से भी, कास्केड से, स्ट्रिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट और व्यू से। ठीक है, तो उससे पहले, पढ़ने से पहले हम देखते हैं ऑपरेशंस क्या होते हैं ट्रांजैक्शन के। अभी हमने पढ़ा एक एग्जांपल देखा था हमने फर्स्ट पे ही कि रीड कर रहे हैं फिर राइट, तो ये ऑपरेशंस कितने होते हैं, तो मेनली 4 ऑपरेशंस होते हैं। फर्स्ट ऑपरेशन होता है रीड ऑपरेशन, यानी कि जो डेटा को रीड करते हैं। सपोज़ हमारी मेमोरी में 50 है ए की वैल्यू, ठीक है, तो ये रीड ऑपरेशन के थ्रू हम क्या करते हैं, रीड करते हैं कि ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू हमारी 50 है। देन आता है राइट, राइट के थ्रू हम उस वैल्यू को राइट करते हैं। सपोज़ हमें इसमें कोई भी चेंजेस करना है, ए में हमें 50 ऐड करना है, तो हम क्या करेंगे, ए इक्वल्स टू ए प्लस 50, और फिर उससे क्या करेंगे, राइट करेंगे ए को। ठीक है, तो वो क्या होता है, द ट्रांजैक्शन राइट्स और अपडेट्स द वैल्यू इन द डेटाबेस। वो डेटाबेस में उस वैल्यू को राइट करती है या अपडेट करते हैं। अपडेट यानी कि जो हमने मॉडिफाई की है वैल्यू, उसको हम मेमोरी में क्या करते हैं, अपडेट करते हैं।
और हमने वो मॉडिफाई किसके थ्रू की है, राइट ऑपरेशन के। देन आता है कमिट। कमिट के अंदर हमने कुछ चेंजेस कर दिए अपने ट्रांजैक्शन में, अब हमें वो परमानेंटली अपने डेटाबेस में स्टोर कराने हैं, तो हम किसका यूज़ करते हैं, कमिट का यूज़ करते हैं। ठीक है, ये होते हैं हमारे क्या, ऑपरेशंस। अब नोट करके लिखा है, जो हमारे सीरियल शेड्यूल होते हैं जितने भी होते हैं वो कितने होते हैं, n फैक्टोरियल, आर ऑलवेज कंसिस्टेंट। जितने भी हमारे सीरियल शेड्यूल होते हैं वो हमेशा कंसिस्टेंट होते हैं, लेकिन नॉन सीरियल शेड्यूल कंसिस्टेंट हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। हमने क्या पढ़ा, सीरियल शेड्यूल हमेशा कंसिस्टेंट होंगे, लेकिन नॉन सीरियल शेड्यूल कंसिस्टेंट हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। लेकिन हम किन को कराते हैं, हम एग्जीक्यूट कराते हैं कंकरेंट एग्जीक्यूशन। हमें दोनों पढ़ने हैं नॉन सीरियल के अंदर, कौन से जो कंसिस्टेंट है वो भी और नॉन कंसिस्टेंट वाले भी। तो अब हम देखते हैं हम नॉन सीरियलाइज के अंदर हम कंकरेंट एग्जीक्यूशन क्यों कराते हैं, क्योंकि हमें क्या कराना है, अपना CPU यूटिलाइजेशन का इम्प्रूव कराना है, फास्ट रेस्पॉन्स करना है, और जो उसका वेटिंग टाइम है वो भी रिड्यूस करना है। ठीक है, तो हम अपना फर्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, सीरियलाइजेबल शेड्यूल। देखो अभी हमने क्या देखा, सीरियल शेड्यूल और नॉन सीरियल शेड्यूल हमने पढ़ लिए कि क्या होता है। सीरियल जैसे ट्रांजैक्शन हम बता सकते हैं कि सीरियल में है, नॉन सीरियल में है। देन आता है सीरियलाइजेबल, कि सीरियलाइजेबल क्या होता है। तो हम अपने सीरियलाइजेबल से स्टार्ट करते हैं कि सीरियलाइजेबल शेड्यूल क्या होता है। सीरियलाइजेबल शेड्यूल किसका पार्ट है, नॉन सीरियल का। इफ़ ए नॉन सीरियल शेड्यूल कंकरेंट एग्जीक्यूशन, नॉन सीरियल का मतलब है कंकरेंट एग्जीक्यूशन, has been executed that could have same effect on the database as a schedule executed without any is called serializable schedule। serializable schedule क्या होता है, अभी हमने देखा, एग्जाम्पल से देखते हैं। तो ये हमने देखा था, सपोज़ यहाँ पे T1 है और यहाँ पे T2 है, हमारी ट्रांजैक्शन है। तो पहले ये चल रही है, उसके बाद ये चल रही है, उसके बाद, तो ये क्या था, ये नॉन सीरियल था। तो यही हमारा क्या होता है, सीरियलाइजेबल। अभी हमें क्या पता है, अभी हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं ना। सपोज़ हम इस ट्रांजैक्शन को इसके पास लेके आ जाएं और इसको इसके पास लेके चले जाएं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, T1, T2 हो जाएगा। तो ये क्या होता है, ये होता है हमारी सीरियलाइजेबिलिटी, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, अपने डेटा को कंसिस्टेंट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, हम अपने डेटा को कंसिस्टेंट कर रहे हैं। तो ये इसकी मेन प्रॉपर्टी होती है सीरियलाइजेबल शेड्यूल की, कि जो हमारा सीरियलाइजेबल शेड्यूल है वो हमेशा कंसिस्टेंट होता है। अभी हमने पढ़ा था नॉन सीरियलाइजेबल कंसिस्टेंट हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन सीरियलाइजेबल नॉन सीरियल का एक पार्ट है जो कि हमेशा क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। हम इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सीरियलाइजेबिलिटी। हम इसको 2 टाइप से होते हैं इसके, कॉन्फ्लिक्ट और व्यू। अभी हमने पढ़ा था 2 टाइप्स होते हैं इसकी, क्या क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट होता है और एक व्यू होता है। देखो हम देखते हैं, अभी हमने क्या देखा, अभी हमने देखा सीरियलाइजेबल। तो सीरियलाइजेबल के कितने टाइप्स होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट और व्यू। तो हम देखते हैं कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल और व्यू सीरियलाइजेबल। ए शेड्यूल इज सीरियलाइजेबल शेड्यूल इफ़ इट इज़ इक्विवेलेंट टू ए सीरियल शेड्यूल। हमारा एक शेड्यूल जो है वो सीरियलाइजेबल शेड्यूल तब होगा अगर वो किसके इक्वल है, अगर वो सीरियल शेड्यूल के इक्वल है। अभी हम देखते हैं, एग्जांपल से समझते हैं इसका क्या मतलब है। तो इसके 2 टाइप्स होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल और व्यू सीरियलाइजेबिलिटी। सीरियल शेड्यूल होगा, सीरियल शेड्यूल के अंदर क्या आता है हमारा, सीरियलाइजेबल शेड्यूल, और फिर जो बचा कुछ होता है वो कितना क्या होता है हमारा, नॉन सीरियलाइजेबल शेड्यूल। हम इसको एग्जांपल से देखते हैं, एक एग्जांपल से करते हैं। सपोज़ हमारे पास एक T1 ट्रांजैक्शन है, एक T2 ट्रांजैक्शन है। यहाँ पे हम कर रहे हैं डेटा रीड A, यहाँ पे हम कर रहे हैं रीड B, और हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, रीड C। तो हम तीनों डेटा को रीड कर रहे हैं। तो अभी ये नहीं पता पहले T1 हो रहा है फिर T2 फिर T1, तो ये तो नॉन सीरियल है। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, हम इस रीड B को नीचे लेके आ सकते हैं। तो हम कैसे चेंज कर सकते हैं, रीड A, और इसको ऊपर लेके जा सकते हैं, रीड C, एंड देन लास्ट में क्या करा सकते हैं, रीड B। तो ये क्या हो गया, ये सीरियलाइजेबल शेड्यूल हो गया। था तो ये नॉन सीरियल, लेकिन हमने किस में क्या कन्वर्ट कर दिया, ये सीरियल में कन्वर्ट कर दिया। तो इसको हम क्या बोलते हैं, सीरियलाइजेबल शेड्यूल। ये होता है हमारा सीरियलाइजेबल शेड्यूल। ठीक है, अभी हम और एग्जांपल से समझेंगे कि हम ऐसे कैसे ऊपर लेके चले गए, या अगर यहाँ पे राइट होता तो अभी हम लेके चले जाते या नहीं, वो हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है,
3 मेथड्स टू फाइंड कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल, 3 मेथड्स होते हैं अपने कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल को फाइंड आउट करने के लिए। कौन कौन से होता है? पहला बेसिक कॉन्सेप्ट हमने देख लिया कि बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है, हम चेक करेंगे कि पहले T1 हो रहा है, T2, ठीक है। फिर आता है टेस्टिंग मेथड यानी कि प्रीसीडेंस मेथड, हम जो यूज़ करेंगे वो प्रीसीडेंस मेथड को यूज़ करेंगे, ठीक है, मेन होता है ये इसलिए लिखा है ताकि अगर कोई 2 मार्क्स में क्वेश्चन आता है तो वो कर पाएँ। नाउ कॉन्फ्लिक्ट हमारा 2 टाइप्स से सीरियलाइजेबल के, कॉन्फ्लिक्ट और व्यू। तो हम कॉन्फ्लिक्ट पढ़ते हैं। अगर हम हमारी सपोज़ करो एक एस नॉन सीरियल शेड्यूल है और उसको हम किस में कन्वर्ट कर दें, एस डैश यानी कि किसी सीरियल शेड्यूल में। ये क्या है? ये नॉन सीरियल शेड्यूल है, उसको किस में कन्वर्ट कर दें, नॉन सीरियल शेड्यूल में। तो हम उसको क्या बोलते हैं, कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल, ठीक है। हमें क्या स्वैप करने हैं, नॉन कॉन्फ्लिक्ट ऑपरेशन स्वैप करने हैं, उसके थ्रू हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, सीरियल शेड्यूल में, ठीक है। इफ़ ए शेड्यूल एस कैन बी ट्रांसफर्ड इनटू अ शेड्यूल एस डैश बाय ए सीरीज ऑफ, वही लिखा है कि अगर हम एक एस ट्रांजैक्शन है या फिर हमारा एस एक नॉन सीरियलाइजेबल शेड्यूल है, उसको हम कुछ स्वैप करके ऑपरेशन को, जैसे हमने अभी करे थे, उसको स्वैप करने के बाद अगर हम उसको क्या किस में कन्वर्ट करते हैं, एक सीरियल शेड्यूल में कन्वर्ट करते हैं, तो वो क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल, ठीक है। अब हम इसको एक एग्जांपल से देखते हैं, ठीक है। अभी हम चेक करना सीखेंगे लेकिन पहले समझते हैं क्या होता है। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे T1 है, यहाँ पे T2 है, हमने रीड ए करा, राइट ए करा, देन रीड ए, राइट ए, यहाँ रीड बी, राइट बी, रीड बी, राइट बी। तो क्या हम इसको, अभी ये नॉन सीरियल है क्योंकि देखो यहाँ पे पहले क्या हो रहा है, एक ऑपरेशन T1, फिर T2, फिर देन T1, फिर देन T2, तो यहाँ पे ये हो रहा है। तो क्या हम इसको ऊपर लेके जा सकते हैं या इसको नीचे लेके आ सकते हैं? सपोज़ करो यहाँ पे ये ऑपरेशन है, ठीक है, अभी हमें ये नीचे लेके आना है। तो कॉन्फ्लिक्ट, अगर हमें इसको नीचे लेके आना है तो कॉन्फ्लिक्ट किसकी वजह से हो सकता है, इसके, क्योंकि नीचे आने के लिए ये हो सकता है। तो हम चेक करेंगे ए, इधर ए है लेकिन इधर बी है, तो ये तो ए डेटा पे वर्क कर रहा है, ये बी डेटा पे, तो इसको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, हम इसको नीचे लेके आ सकते हैं। अगर हमारा डेटा ही अलग है, यहाँ पे सी होता है, यहाँ पे सी होता, तो हमारे लिए कोई इशू ही नहीं है, डेटा ही अलग है। अब यहाँ पे रीड ए है, यहाँ पे रीड बी है और यहाँ पे राइट बी है, तो इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये नीचे आ सकता है, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये ऊपर जा सकता है। तो क्या हो सकता है, रीड ए, राइट ए, जब ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, रीड बी, राइट बी, और ये नीचे आएगा तो रीड बी और राइट बी। तो ये क्या हो गया, ये कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल हो गया, क्योंकि देखो अब हमने ये सीरियल में कन्वर्ट कर दिया, नॉन सीरियल था, देखो अब पहले T1 ट्रांजेक्शन हो रही है एंड देन T2 हो रही है, तो ये क्या हो गया, कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल हो गया। लेकिन हम नॉन कॉन्फ्लिक्ट एग्जांपल देखते हैं। सपोज़ करो ये T1 है, ये T2 है, ये रीड क्यों कर रहा है, ये राइट क्यों कर रहा है, ये राइट क्यों। तो सपोज़ करो हम इसको क्या ऊपर लेके जा सकते हैं, अगर हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो बीच में कौन आएगा, राइट क्यों, ये भी राइट क्यों कर रहा है, ये भी राइट क्यों कर रहा है, तो यहाँ पर प्रॉब्लम आएगी, ये भी उसी डेटा पे वर्क कर रहा है, ये भी उसी डेटा पे वर्क कर रहा है, तो ये ऊपर इसको नहीं जाने देगा क्योंकि ये भी उसी डेटा पे वर्क कर रहा है, तो यहाँ पर प्रॉब्लम आएगी, ये इसको ऊपर नहीं जाने देगा, और अगर ऊपर नहीं जाएगा तो ये किस में नहीं चेंज होगा, हमारा सीरियल शेड्यूल में कन्वर्ट नहीं होगा। तो ये क्या हो गया, ये हमारा नॉन कॉन्फ्लिक्ट हो गया। वी आर अनेबल टू स्वैप इंस्ट्रक्शंस, हम यहाँ पे अनेबल हैं इंस्ट्रक्शन को स्वैप करने के लिए, तो किस में कन्वर्ट करने के लिए, ताकि हम इसको सीरियल शेड्यूल में बना सके, तो इसीलिए क्या है, नॉन कॉन्फ्लिक्ट। अब कॉन्फ्लिक्ट हमें ये तो पता चल गया, चलो क्यों डेटा था, सेम डेटा है और ये भी राइट कर रहा है, ये भी कर रहा है, तो इसीलिए नहीं जा सकते। हम किन किन कंडीशन पे नहीं जा सकते, सिर्फ अगर रीड क्यों और रीड क्यों हो रहा है तो वो नॉन कॉन्फ्लिक्ट कंडीशन है, तब हम ऊपर जा सकते हैं। अगर किसी भी सेम डेटा पे वर्क हो रहा है तो हम ऊपर नहीं जा सकते। हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज़ करो T1 ट्रांजैक्शन है, T2 है, ये रीड हो रहा होता ए, यहाँ भी रीड ए हो रहा होता और यहाँ हो रहा होता रीड बी। तो देखो हमें इसको ऊपर लेके जाना है, अगर हमें इसको ऊपर लेके जाना है तो बीच में कौन आ रहा है, रीड ई, ये भी रीड ए है, ये रीड बी है, तो क्या इसको कोई प्रॉब्लम होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर डेटा ही अलग है तब तो बात अलग है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो ये ऊपर जा सकता है। तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा रीड ए, फिर रीड बी, देन यहाँ आ जाएगा रीड ए। लेकिन अगर सपोज़ करो यहाँ पे T1 है और यहाँ पे T2 है, यहाँ हो रहा है रीड ए, फिर हो रहा है राइट ए, देन अगेन हो रहा है यहाँ पे रीड ए और यहाँ पे हो रहा है राइट ए। तो एक बात बताओ, यहाँ राइट ए है, यहाँ रीड ए है, तो कॉन्फ्लिक्ट होगा ना, राइट और रीड में हमेशा कॉन्फ्लिक्ट होगा, राइट और रीड में भी होगा, रीड और राइट में भी होगा, राइट और राइट में भी होगा। सिर्फ एक ऐसा केस है जिसमें नहीं होगा, रीड और रीड में, इस केस में नहीं होगा।
ठीक है, नॉन कॉन्फ्लिक्ट होगा, जबकि इन केस में सभी में क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट होगा अगर डेटा सेम है। अगर डेटा सेम नहीं है तो किसी में भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा। ये कंडीशन होती है हमारी किसी। तो मैंने लिख भी दिया है, अगर रीड क्यों है तो नॉन कॉन्फ्लिक्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम स्वैप कर सकते हैं। अभी हम और एग्जांपल्स देखेंगे तब हमें समझ में आ जाएगा। सपोज़ करो एग्ज़ाम में आ जाता है कि हमें एक्सप्लेन करना है कि ये बताना है कि क्या ये कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल है या नहीं है, और हमारा माइंड नहीं चल रहा है कि हम इतने सारे ट्रांजैक्शन को कैसे बताएं। तो हम सिंपली क्या करेंगे, हम इस मेथड से सॉल्व नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, हम प्रीसीडेंस ग्राफ मेथड बनाएंगे, यानी कि ग्राफ बनाएंगे और ग्राफ के थ्रू बताएंगे कि कॉन्फ्लिक्ट है या नहीं है। तो तुम्हें याद रखना है कि CNC ये इस मेथड से करना है, साइकिल नॉट कॉन्फ्लिक्ट। अगर साइकिल बनती है तो कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। एग्जाम्पल से देखते हैं। देखो T1 T2 दो ट्रांजैक्शन है, यहाँ पे क्या हुआ, ये साइकिल फॉर्म हो रही है T1 से T2, T2 से T1। अगर साइकिल फॉर्म हो रही है तो वो क्या है, नॉट कॉन्फ्लिक्ट है। तो ये क्या है, नॉट कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल। A schedule is conflict serializable if and only if its precedence graph is acyclic। अगर उसका precedence graph क्या है, acyclic है। जैसे हम इसको एक एग्जांपल से देखते हैं। यहाँ पे देखो, पहले हमें ये लिखना आना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चंस ऐसे ही आते हैं, आपको डायरेक्ट टेबल बनी हुई नहीं मिलेगी। ठीक है, क्वेश्चंस कैसे लिखा आएगा, क्वेश्चन ऐसे लिखा आएगा S। ठीक है, S में क्या वैल्यू है शेड्यूल के अंदर, R1A W1A। ठीक है, मैं ये लिख दे रही हूँ R2A और W2A, R1B W1B R2B और W2B। ठीक है, अब हमें क्या करना है, दो ट्रांजैक्शन है 1 और 2। देखो इसके क्या है, 1 है, 1 2 2, तो दो ही ट्रांजैक्शन होगी, एक T1 होगी एक T2 होगी। तो अब हमें क्या करना है, 1 ये क्या बता रही है, कौन सी ट्रांजैक्शन है, 1 ट्रांजैक्शन है और क्या ऑपरेशन हो रहा है, रीड, और क्या हो रहा है, ए का। ये भी कौन सी ट्रांजैक्शन है, 1, तो क्या हो रहा है, राइट, और किसका हो रहा है, ए का। ये कौन सी ट्रांजैक्शन है, 2, तो ये किस में आएगा, 2 में। ये कौन सी ट्रांजैक्शन है, 2, ये भी किस में आएगा, राइट भी इसमें। ये 1, तो इसमें क्या जाएगा, 1। ये कौन सी ट्रांजैक्शन है, ये भी 1 है, ये भी किस में जाएगा, इसमें 2, ये जाएगा इसके अंदर, और ये वाला ऑपरेशन भी जाएगा इसके अंदर। अगर हम अभी हमने देखा दो मेथड थे, अगर हम चेंज कर सकते हैं, क्या हम इसको चेंज कर सकते हैं। तो देखो अभी हमें नहीं समझ में आ रहा कि हम इसको ऊपर लेके जा सकते हैं या नहीं, तो पहले तो हम इसी ग्राफ से बता सकते हैं। देखो ये B है, अगर हमें इसको ऊपर लेके जाना है तो सिर्फ ये दो केसेस होंगे, ये डेटा अलग है, B है ये A है, तो हम इजीली इसको ऊपर लेके जा सकते हैं। हमें ये समझ में आ गया, तो ये ऊपर चला जाएगा तो नीचे बन जाएगा। तो ये कैसा ग्राफ बनेगा, RA WA, और ये भी ऊपर आ जाएंगे तो रीड भी, W भी, राइट भी, और ये फिर नीचे आ गए तो सीरियल हो गया ना। तो ये क्या हो गया, ये कॉन्फ्लिक्ट है। लेकिन अगर हमें नहीं समझ में आ रहा है कैसे करना है, तो हम कैसे करेंगे, ग्राफ से सॉल्व करेंगे। देखो R से कहाँ पे जा रहे हैं, रीड ए ट्रांजैक्शन है, हमारे पास 2 ट्रांजैक्शन होंगी, एक T1 और एक T2। 2 ट्रांजैक्शन होंगी T1 और T2। ठीक है, ये हमने ड्रॉ कर दी। अब देखते हैं हमें क्या चेक करना है, राइट के लिए। देखो राइट ए, राइट देखो कहाँ कहाँ है, इधर T1 से चेक करते हैं, राइट ए। तो राइट ए किधर से जा रहा है, क्या इधर भी कोई राइट है, इधर है, तो वो कौन सा है, 2, तो इस पे जा सकते हैं हम ये। अब इधर चेक करो, इधर राइट ए आ रहा है, तो क्या इधर भी कोई राइट ए है, इधर नहीं है, इधर क्या है, राइट बी है। लेकिन हमें सेम डेटा पे वर्क करना है, राइट ए ही होना चाहिए, इधर कोई राइट है नहीं है, तो 2 केस हो गए। अब इधर से वापस आते हैं, राइट इधर आ रहा है तो राइट बी है। अब इधर चेक करेंगे क्या कोई राइट बी है, तो T1 से T2 की तरफ है, अगेन T1 से T2 की तरफ। ठीक है, तो ये क्या हो गया, यहाँ पे साइकिल फॉर्म नहीं हो रही ना, तो अगर साइकिल फॉर्म नहीं हो रही इसका मतलब क्या है, वो असाइक्लिक है, यानी कि वो क्या है, कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल है। ठीक है, ये हमारा होता है कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल। जैसे हम एक और एग्जांपल से देखते हैं। ठीक है, हमें लिखना तो आ ही गया, कैसे लिखना है, हमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है और इधर क्या है, राइट ए, रीड बी, राइट बी, रीड बी और राइट बी। ठीक है, ये T1 है, ये T2 है। तो देखो अब यहाँ क्या हो रहा है, रीड तो चेक ही नहीं करना है, रीड छोड़ दो, कितनी ट्रांजैक्शन है, 2, तो T1 और T2। तो देखो रीड छोड़ दिया हमने। अब हम आते हैं राइट पे, इधर राइट आ रहा है,
राइट ए, तो क्या कोई इधर इस साइड राइट ए आ रहा है, दूसरी साइड चेक करना है। हाँ राइट ए आ रहा है, तो T2 से T1 पे आ रहा है, तो ये वाला बनेगा। अब इधर चेक करो क्या कोई राइट का ऑपरेशन है, रीड छोड़ना है, राइट चेक करना है। हाँ राइट है, राइट क्या है, राइट बी, तो इधर चेक करो क्या कोई राइट बी है। हाँ ये रहा राइट बी, तो T1 से T2 पे जा रहा है, T1 से T2 पे। तो देखो क्या बन गई, साइकिल फॉर्म हो गई। और अगर साइकिल फॉर्म होती है तो क्या हो गया, नॉट कॉन्फ्लिक्ट, नॉट कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, हमें सिर्फ राइट ऑपरेशन चेक करने हैं प्रीसिडेंस ग्राफ में। अगर राइट ऑपरेशन इधर आ रहा है और उसी डेटा पे आ रहा है, इस डेटा का हमेशा ध्यान रखना है। अगर यहाँ पे राइट ए है और यहाँ पे बी होता तो हम नहीं कब लगाते एज, हमें कब लगानी है, अगर सेम डेटा है, राइट ए है इधर भी राइट ए है, तो हम क्या करेंगे, 2 ट्रांजैक्शन से 1 ट्रांजैक्शन पे है, तो 2 से 1 पे हम क्या ड्रॉ कर देंगे। ये क्या होती है हमारी, अगर हमें चेक करना है वो कॉन्फ्लिक्ट है या नहीं है। हम इस मेथड से भी चेक कर सकते थे जो हमने पढ़ा था कॉन्फ्लिक्ट वाला, लेकिन हमें प्रीसिडेंस से भी आना चाहिए क्योंकि ये इजी मेथड होता है। ठीक है, देन आता है टॉपोलॉजिक सॉर्टिंग। ये टॉपोलॉजिक सॉर्टिंग क्या होता है, मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चन डाल दिया है, एक क्वेश्चन और यहाँ से हम इस प्रैक्टिस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। अब टॉपोलॉजिकल सॉर्टिंग क्या होता है, टॉपोलॉजिक सॉर्टिंग में हम ये देखते हैं कि हमें कैसे उनको शॉर्ट करना है। ठीक है, तो सपोज़ करो इधर क्या है, T1 है और इधर T2 है, तो हम कैसे लिख सकते हैं, T1, T2, T1 से T2 पे जा रहे हैं। सपोज़ ये ऐसे होता तो हम क्या लिखते, T2 से T1 पे जा रहे हैं। अब देखो हमने ड्रॉ कर लिया। सपोज़ करो अब हमारा ये ग्राफ है, तो हम क्या करेंगे, हमें ये बताना है सीक्वेंस क्या होगी। इसको हम टॉपोलॉजिकल सॉर्टिंग बोलते हैं कि सीक्वेंस बताना कि हमारा जो डेटा है वो किस सीक्वेंस में होगा। सपोज़ करो ये वाला ये क्वेश्चन होता, अब हमें इसमें ये बताना होता पहले T1 एग्जीक्यूट होगा या पहले T2 होगा, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे भी आ सकते हैं कि बताओ पहले T1 होगा या पहले T2 होगा, या T2 होगा या T1 होगा। अगर हमें मल्टीपल दे दिया ऐसे T1 ट्रांजेक्शन T2 T3, तो इसका मेथड है ये, इसका क्या मेथड है, सपोज़ करो ये T1 है, इधर T2 है और इधर T3 है। ठीक है, इधर से इधर जा रहे हैं, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम उसको चेक करेंगे जिसके पास एक भी एज नहीं आ रहा, ये वाली एरो नहीं है जिसके पास, देखो T2 के पास भी है ये वाली एरो, इस T3 के पास ये 2 एरो है, जिसके पास एक भी एरो नहीं है, किसके पास नहीं है, T1 के, तो इसको कैंसिल आउट कर देंगे और इसको कैंसिल आउट करने के बाद इधर लिख देंगे T1। जब ये कैंसिल आउट हो गई तो ये पूरा कैंसिल हो गया, जो इससे एरो आ रही है वो भी। अब इन दोनों में से चेक करेंगे कौन सी एक है जिसके पास एक भी एरो नहीं है। देखो T3 के पास तो ये एरो आ रही है ना, सिर्फ T2 के पास नहीं है, तो फिर क्या आएगा T2 और फिर क्या आएगा 3। तो सीक्वेंस क्या हो गई, T1 T2 और T3। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सपोज़ करो ये T1 है, ये T2 है और ये T3 है, इधर से इधर, इधर से इधर। अब हमें बताना है पहले T1 होगा, T2 या T3। हमने प्रीसिडेंस ग्राफ बना लिया जैसे हम बनाते हैं, अब हमें इस प्रीसिडेंस ग्राफ से बताना है क्या होगा। तो देखो फिर अगेन वही चेक करेंगे जिसके पास एक भी एरो नहीं है, T3 के पास भी है, T1 के पास नहीं है, तो पहले क्या होगा T1। अब जो हो गया उसको कैंसिल आउट कर दो, ये पूरा कैंसिल आउट हो गया। अब क्या बचा, T3 और T2। T3 पे कोई एज आ ही नहीं रही, तो पहले क्या एग्जीक्यूट होगा, T3, उसके बाद होगा T2। जैसे हम एक ये वाला क्वेश्चन भी देखते हैं। सपोज़ ये क्वेश्चन है T1 T2 T4 T3। अब हम इनमें से चेक करेंगे कौन से के पास एरो नहीं है, इसके पास भी है, इसके सिर्फ इसके पास नहीं है, तो हम T1 को कैंसिल आउट करेंगे और यहाँ लिखेंगे, फिर T1 से आने वाली हर एज को रिमूव कर देंगे, इसको भी और इसको भी। तो अब ऐसा कौन सा है जिसके पास एक भी एरो नहीं है। जब हमने ये रिमूव कर दिया तो T3 एक ऐसा बचा जिसके पास कोई भी एरो नहीं है, तो क्या एग्जीक्यूट होगा, T3। उसके बाद क्या होगा, T4 और T2। ये होती है हमारी शॉर्टिंग की, मतलब हम ये क्वेश्चन आ जाता है कि बताओ सीक्वेंस क्या होगी, तो इससे हम सीक्वेंस भी बता सकते हैं। ठीक है, अब आता है सीरियलाइजेबल। कॉन्फ्लिक्ट और व्यू हमने पढ़ लिया कि कैसे होता है कॉन्फ्लिक्ट और व्यू। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट व्यू हमने पढ़ लिया। अब हमारा आता है व्यू सीरियलाइजेबल। अभी हमने कॉन्फ्लिक्ट पढ़ा कि कैसे निकालना था प्रीसिडेंस ग्राफ से, अब हमें पढ़ना है व्यू सीरियलाइजेबिलिटी की व्यू सीरियलाइजेबिलिटी क्या होती है। ठीक है, लेट S एंड S' बी 2 शेड्यूल्स विद द सेम सेट ऑफ ट्रांजेक्शन। हमारे पास S और S' 2 शेड्यूल्स हैं जिनके ट्रांजेक्शन सेम है। S एंड S' आर व्यू इक्विवेलेंट इफ़ द फॉलोइंग। 3, अगर ये व्यू तब होगा अगर ये जो 3 प्रॉपर्टीज़ हैं ये सेटिस्फाई हो रही हैं, तभी क्या होगा, वो व्यू सीरियलाइजेबल होगा। कॉन्फ्लिक्ट हमने सीख लिया प्रीसिडेंस ग्राफ से कैसे निकालते हैं। अब हमें बताना है वो व्यू है या नहीं है।
तो हमने अभी कॉन्फ्लिक्ट देखा कैसे था, अब हमें व्यू देखना है। व्यू का मतलब क्या है, इनिशियल रीड, फाइनल राइट और अपडेटेड रीड, ये हमेशा कंडीशन चेक करनी है। तीनों में मैंने यही लिखा है। सबसे पहले क्या चेक करना है, इनिशियल रीड, सेकंड में क्या चेक करना है, फाइनल राइट और अपडेटेड रीड। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तो वो व्यू सीरियलाइजेबल है, अदरवाइज़ वो नहीं है। इनिशियल रीड का क्या मतलब है, देखो एग्जांपल से समझते हैं। इनिशियल रीड का मतलब है सबसे पहले रीड कौन सी ट्रांजैक्शन ने किया है। ये S1 शेड्यूल है, ये S2 शेड्यूल है। तो देखो यहाँ पे रीड किसने किया है, ए रीड किसने किया है, सबसे पहले T1 ने। उसके बाद B किसने रीड किया है, वो भी T1 ने किया है। ए और बी दोनों किसने रीड किए हैं, T1 ने। अब इधर आते हैं, इधर चेक करते हैं, रीड किसने किया है, ए T1 ने किया है। रीड किसने किया है, T1 ने। लेकिन पहले वो किसने राइट कर दिया, वो राइट कर दिया T2 ने। राइट होने के बाद वो रीड हुआ है, तो ये क्या होगा, ये इक्वल नहीं है। इक्वल क्या कहता है, अगर सबसे पहला ऑपरेशन T1 के अंदर रीड ए हुआ है तो इसके अंदर भी T1 ऑपरेशन रीड ए होना चाहिए था। जबकि इधर सबसे पहला ऑपरेशन क्या हुआ, राइट बी हुआ T2 के अंदर। लेकिन इनिशियल रीड ये कहता है अगर सबसे पहले, जैसे हम एग्जांपल से देखते हैं इसको, सपोज यहाँ T1 ट्रांजैक्शन है, यहाँ T2 है। अगर ये रीड ए हो रहा है, इधर भी रीड बी हो रहा है, और फिर हम राइट कर रहे हैं ए और फिर राइट कर रहे हैं बी, ये S1 शेड्यूल है और S2 शेड्यूल क्या है, T1 और T2। और इधर क्या हो रहा है, सपोज़ करो ये पहले राइट ए कर देता, या पहले सपोज़ करो ये रीड कर रहा है ए को और फिर उसके बाद क्या हो रहा है, राइट कर रहा है बी को, और ये क्या कर रहा है, रीड कर रहा है बी को। तो देखो इसके अंदर रीड ए ऑपरेशन हो रहा है ए, ठीक है। T1 ने ए को रीड किया, सबसे पहले रीड ए को किया T1 ने। अब बी को भी तो रीड उसी ने किया है, T1 ने, तो सेम इसी में होना चाहिए था। T1 को रीड किस में किया है, T1 में किया है ए को। लेकिन T2 को रीड करने से पहले बी ने उसको राइट कर दिया, तो ये क्या हो गया, इनिशियल रीड की कंडीशन को वायलेट कर रहा है, जो कि व्यू सीरियलाइजेबल नहीं होगा। इनिशियल रीड ऑफ S1 एंड S2 शुड बी सेम होने चाहिए थे। हेयर S1 इज़ नॉट इक्वल टू S2, S1 S2 के इक्वल नहीं है, ठीक है। तो हमने क्या देखा, रीड ए अगर इसमें हुआ है और रीड बी भी इसमें हुआ है तो सबसे पहले रीड ए और रीड बी होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे पहले क्या हो रहा है, राइट बी हो रहा है, ठीक है। अब ये थी हमारी पहली प्रॉपर्टी जो हमने यहाँ लिखा था, ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहती है, सेकंड कहती है कि जो हमारे रीड राइट ऑपरेशन है वो फाइनल राइट सब में सेम होना चाहिए। फाइनल राइट देखो शॉर्ट में भी लिखा है, इनिशियल रीड देख लिया, अगर T1 में रीड हो रहा है तो T2 में भी रीड पहले होना चाहिए। अब फाइनल राइट क्या कह रहा है, एग्जांपल से देखते हैं। देखो यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे हम देखते हैं ये क्या हो रहा है। देखो राइट ए हुआ, इधर सबसे पहले हम चेक करते हैं T1 ने सबसे लास्ट में राइट ए कहाँ पे हो रहा है, राइट ए कहाँ पे हो रहा है, T3 में हो रहा है सबसे लास्ट में। अब इसमें चेक करेंगे राइट ए कहाँ हो रहा है, यहाँ राइट है सबसे लास्ट में कहाँ हो रहा है, राइट है यहाँ भी हो रहा है, लेकिन सबसे लास्ट में कहाँ हो रहा है, इस पे हो रहा है। ये तो T3 पे राइट हो रहा है, ये T2 पे राइट हो रहा है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था। फाइनल राइट का मतलब ये है अगर T3 पे राइट हो रहा है तो इधर भी T3 पे राइट होना चाहिए था। जैसे यहाँ पे देखते हैं, चलो ए का हो गया, बी का चेक करते हैं, बी कहाँ पे हो रहा है, बी भी T3 पे राइट हो रहा है, इधर बी T3 पे हो रहा है, ये तो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन ए के लिए फेल है। तो फाइनल राइट ए की जगह होना चाहिए था, ए का T2 पे होना चाहिए था और बी का T3 पे, ठीक है। तो ये क्या है, सेम नहीं है, तो यहाँ पे भी कंडीशन वायलेट हो गई, दो वायलेट हो गई। सबसे पहले इनिशियल रीड और फाइनल राइट। अब आता है फाइनल अपडेशन फॉर एवरी डेटा आइटम शुड बी सेम। अब क्या होना चाहिए, अपडेशन, यानी कि अगर कहीं पे भी राइट आ रहा है और फिर उसके तुरंत बाद रीड आ रहा है तो उसी सीक्वेंस में होना चाहिए वो। जैसे यहाँ राइट है तो राइट के बाद इधर चेक करते हैं क्या इधर रीड है, नहीं है, तो अदर यहाँ राइट है तो राइट के बाद चेक करते हैं क्या यहाँ रीड है। तो देखो क्या है, राइट है और रीड है, यानी कि T2 से T3, तो सीक्वेंस क्या हुई, T2 टू T3, ये सीक्वेंस हो गई। लेकिन अब यहाँ चेक करते हैं, ये रीड है, इधर कोई राइट है नहीं है, इधर कोई रीड है, राइट ए के लिए अपोजिट देखना है, रीड है, तो क्या है, T1 से T3 पे है, T1 से T3 पे है। तो जबकि यहाँ पे T2 से T3 पे था, यहाँ पे T1 से T3 पे है, तो यहाँ पे भी S1 जो है वो S2 के लिए व्यू सीरियलाइजेबल नहीं है, ठीक है। ये होता है व्यू सीरियलाइजेबल। तीन प्रॉपर्टी, कॉन्फ्लिक्ट के लिए सिर्फ प्रीसीडेंस ग्राफ बनाना है, व्यू के लिए हमें तीनों प्रॉपर्टी चेक करनी है,
जैसे हम एग्जांपल देखते हैं, ठीक है, व्यू को ही चेक करते हैं पहले और फिर उसका देखो। कॉन्फ्लिक्ट के लिए हम प्रेसिडेंस ग्राफ बनाएंगे, इधर चेक करेंगे राइट के लिए, राइट ए है क्या, इधर रीड ए है तो T1 से T2 पे जा रहे हैं, बना दिया। अब इधर चेक करेंगे राइट ए, क्या इधर राइट ए है, कोई नहीं है तो नहीं बनेगा। रीड राइट बी के लिए चेक करेंगे, हमेशा राइट के लिए चेक करना है, क्या इधर राइट बी है अपोजिट साइड में तो है, तो ये भी T1 से T2, तो ये क्या हो गया, ये कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, यहाँ पे साइकिल बन रही है तो ये क्या है, ये साइकिल नॉट कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि ये क्या नहीं है, ये कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, ठीक है। जैसे राइट ए है, इधर भी राइट ए है तो T2 से T1 पे जा रहे हैं, T2 से T1 पे, राइट भी है यानी कि T1 से T2 पे, अगेन T1 से T2 साइकिल बन गई तो क्या हो गया, व्यू सीरियलाइजेबल हो गया, ठीक है। तो ये व्यू के थे, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट हो गया सॉरी वो, और ये क्या था, व्यू के हमने पढ़ लिए कैसे देखना है, तीनों प्रॉपर्टीज से चेक करना है, ठीक है। अब हम देखते हैं, अभी अगर हमें नंबर ऑफ़ शेड्यूल बताने हैं, अगर सीरियल होता तो हम क्या बता रहे थे, n का फैक्टोरियल, लेकिन अगर नॉन सीरियल है तो कॉन्करेंट के अंदर हमने ये पढ़ा था सीरियल भी हो सकते हैं और नॉन सीरियल भी हो सकते हैं। सीरियल के हमने क्या पढ़े थे, n का फैक्टोरियल यानी कि m का फैक्टोरियल, तो नॉन सीरियल के अंदर क्या होंगे, जितने भी कंकरेंट शेड्यूल होंगे और माइनस सीरियल शेड्यूल में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो टोटल नंबर ऑफ कंकरेंट शेड्यूल कितने निकलेंगे, n1 + n2 अपॉन n1 का फैक्टोरियल और n2 का फैक्टोरियल, ठीक है। अब आता है प्रॉब्लम ड्यू टू कंकरेंट एग्जीक्यूशन। कंकरेंट एग्जीक्यूशन के लिए क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है प्रॉब्लम ड्यू टू कंकरेंट एग्जीक्यूशन। कंकरेंट एग्जीक्यूशन की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती हैं। तो अभी हमने पढ़ा था हमारी क्या क्या प्रॉब्लम थी। सबसे पहले हमें कब कॉन्फ्लिक्ट आ रहा था, अगर हमारा राइट हो या फिर रीड राइट हो या फिर राइट रीड हो। अगर रीड होगा तब हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हमने इन्हीं को ही ये हमारी क्या है, ये हमारी प्रॉब्लम्स है, हमने इन्हीं को नाम दे दिया, ठीक है। इन्हीं को हमने डिटेल में दिया, राइट रीड प्रॉब्लम यानी कि क्या बोलते हैं, डर्टी रीड, राइट के बाद रीड होना यानी कि डर्टी रीड राइट यानी कि उसको क्या बोलते हैं, नॉन रिपीटेबल प्रॉब्लम, और राइट उसको क्या बोलते हैं, लॉस्ट अपडेट प्रॉब्लम। सेम वही प्रॉब्लम है जो हमने पढ़ी है, यानी कि अगर राइट के बाद रीड हो रहा है तो हम उसको क्या बोलते हैं, राइट रीड प्रॉब्लम या फिर डर्टी रीड प्रॉब्लम। क्यों, क्योंकि यहाँ पे T2 जो है वो प्रॉब्लम रीड कर रहा है जो पहले ही अपडेट हो चुकी है, जो T1 ने रीड कर दी है। सपोज इसकी वैल्यू कुछ और होती लेकिन T1 ने अपडेट कर दी ये वैल्यू, तो ये क्या हो गया, ये राइट रीड प्रॉब्लम हो गई। अब आती है रीड राइट प्रॉब्लम। रीड राइट प्रॉब्लम क्या है, नॉन रिपीटेबल, यानी कि अगर पहले रीड हो रही है वैल्यू और उसके बाद T2 उसको क्या कर रहा है, राइट कर रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं, राइट रीड प्रॉब्लम। देन आती है राइट प्रॉब्लम यानी कि लॉस्ट अपडेट। राइट और राइट, T1 भी उसको राइट कर रहा है, T2 भी उसी को राइट कर रहा है, तो वो क्या होती है, राइट प्रॉब्लम, ठीक है। तो जो हमारी ये होते हैं, यह भी हमने पढ़े क्या होता है, सीरियलाइजेबिलिटी कंसिस्टेंट हमने पढ़ा था, कंसिस्टेंट है और इसको हम हमेशा कंसिस्टेंट होता है, हमने ये पढ़ा था सीरियलाइजेबिलिटी। अब इसके 2 टाइप्स होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट और व्यू, हमने दोनों डिटेल में पढ़ लिया। अब रिकवरेबिलिटी के अंदर हमें डिटेल में क्या पढ़ना है, रिकवरेबल, कास्केडलेस और स्ट्रिक्ट रिकवरेबल। देखो अभी मैं दिखाती हूँ हमने क्या पढ़ा था। सीरियलाइजेबल के अंदर हमने कॉन्फ्लिक्ट और व्यू पढ़ लिया। नॉन सीरियलाइजेबल हमें रिकवरेबल, नॉन रिकवरेबल, कास्केडलेस, कास्केड और स्ट्रिक्ट, ये तीनों और पढ़ने हैं। तो हम अपना स्टार्ट करते हैं रिकवरेबल से कि रिकवरेबल शेड्यूल क्या होता है। इफ ए ट्रांजेक्शन Tj रीड्स ए डेटा आइटम प्रीवियसली रिटन बाय ट्रांजेक्शन Ti, उस ट्रांजेक्शन के डेटा को वो क्या करता है, राइट करता है जो रीड की हुई है। देन द कमिट ऑपरेशन Ti अपीयर्स बिफोर द कमिट ऑपरेशन ऑफ Tj। इसका मतलब समझते हैं क्या होता है। देखो यहाँ T8 है, हम ट्रांजेक्शन 8 है और ट्रांजेक्शन 9 है। यहाँ पे क्या हुआ, रीड हो रहा है, राइट हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, रीड हो रहा है, कमिट हो रहा है, रीड भी हो रहा है। तो ये क्या कहना है, तो हम यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले हम चेक करेंगे रीड कहाँ पे हो रहा है, राइट। देखो यहाँ पे रीड हो रहा है, हम रीड चेक करेंगे इसके अंदर, क्या ये राइट रीड ए हो रहा है और उससे पहले इसने वो डेटा क्या किया हुआ है, राइट किया हुआ है। अगर इसने वो डेटा राइट किया हुआ है तो हम देखेंगे अगर ये रीड कर रहा है तो जिसने डेटा राइट किया है पहले वही पहले कमिट होना चाहिए था, ये कमिट नहीं होना चाहिए था, ये क्या नहीं है, ये रिकवरेबल नहीं है। जिसने डेटा राइट किया है पहले वही डेटा को पहले क्या करेगा, कमिट करेगा। जैसे इस एग्जांपल को देखते हैं, रीड है, राइट है,
ये रीड ए कर रहा है, उसके बाद ये कॉमेंट कर रहा है। तो देखो पहले रीड ए इधर है, इसने इस डेटा को क्या किया था, राइट ए के बाद इसने इस डेटा को रीड किया था। तो पहले कॉमेंट कौन सा होना चाहिए था, जो राइट कर रहा है। तो पहले कॉमेंट कौन सा हुआ, राइट वाला, उसके बाद क्या हुआ, दूसरे वाला। तो ये क्या है, ये रिकवरेबल है। और एग्जाम्पल देखते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, ये राइट ए है, इसने इस डेटा को रीड कर लिया जो इसने राइट किया था। तो पहले कौन सा कमेंट होना चाहिए था, राइट वाला, ये वाला, जबकि ये वाला कमेंट नहीं हुआ। कौन सा कमेंट हुआ, T2। तो ये क्या है, ये इरिकवरेबल है। देखो यहाँ पे रीड ए हुआ और उसके बाद राइट ए हुआ, लेकिन उससे पहले राइट वाले ने कमेंट कर दिया। तो ये क्या है, ये रिकवरेबल है। पहले कमेंट कौन सा होना चाहिए था, यही वाला, तो रिकवरेबल है। अब ये वाला देखते हैं, इसने राइट ए किया, इसने रीड ए किया। तो पहला कमेंट कौन सा होना चाहिए था, राइट ए वाला। तो कमेंट पहले कौन सा हुआ है, राइट ए। तो ये क्या हो गया, रिकवरेबल। ऐसे ही इसको देखते हैं, ये राइट ए है, इधर रीड ए है। तो पहले कमेंट कौन सा होगा, राइट वाला। तो कौन सा होना चाहिए था, राइट ए वाला, जबकि कौन सा कमेंट हुआ, C2, ये वाला। तो ये क्या है, ये इरिकवरेबल है। इधर चेक करते हैं, ये राइट ए है, रीड ए है। देखो ये राइट ए है, ये रीड ए है, लेकिन हम ये चेक करने के बाद ये भी तो देख रहे हैं, राइट ए के बाद ये राइट ए ही हो रहा है, रीड ए नहीं हो रहा है। अगर यहाँ रीड ए होता तो पहले कमेंट ये होना चाहिए था। अब क्या हो रहा है, राइट ए के बाद इसने इस डेटा को राइट किया, अगेन इसने इस डेटा को राइट किया और फिर रीड किया। तो अब कमेंट ये हो सकता है। तो ये क्या है, रिकवरेबल। ये वाला देखते हैं, ये राइट ए कर रहा है, ये रीड ए कर रहा है। तो पहले कमेंट कौन सा होना चाहिए था, ये वाला। तो पहले कमेंट कौन सा हुआ, यही। तो ये क्या हो गया, रिकवरेबल। ठीक है। रिकवरेबल शेड्यूल में नॉट फ्री फ्रॉम। रिकवरेबल शेड्यूल ज़रूरी नहीं है कि उनके अंदर रीड राइट प्रॉब्लम ना हो, राइट रीड प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि देखो यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। सपोज ये वाला रिकवरेबल है, रिकवरेबल देखते हैं, राइट रीड प्रॉब्लम आ रही है ना यहाँ पे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर हमने देख लिया कि वो रिकवरेबल है तो उसके अंदर ये प्रॉब्लम्स नहीं होंगी, उसके अंदर ये प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। हमें सिर्फ ये चेक करना है कि वो रिकवरेबल है या नहीं है। ठीक है। तो रिकवरेबल के लिए लिखा है, वी चेक ओनली फॉर द राइट ऑपरेशन। मैंने हिंदी में भी लिख दिया है, अगर बाद में नोट से पढ़ने के लिए हम तब भी चेक करेंगे अगर राइट ऑपरेशन है। हम राइट ऑपरेशन को चेक करेंगे, अगर राइट ऑपरेशन मिलता है तो उसी ट्रांजैक्शन का कमेंट पहले होगा। ठीक है, जो मैंने एक्सप्लेन किया है वो लिख दिया है। रिकवरेबल शेड्यूल में और में तो ये लिख दिया मैंने, क्या, कास्केडिंग रोल बैक आर पॉसिबल इन रिकवरेबल शेड्यूल। कास्केडिंग रोल बैक भी हम कर सकते हैं रिकवरेबल में। देखो हमने किया है ना, आर लिखा है, आर का मतलब है जो हमारा है रोल बैक करना। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया है। अब नेक्स्ट आता है कास्केडिंग रोल बैक क्या होता है। ठीक है, हमें कास्केडिंग रोल बैक पढ़ना है। ये कास्केडिंग क्या होता है, देखो T1, T2, T3 और T4 है। तो ये रीड कर रहा है, ये भी रीड कर रहा है, ये भी रीड कर रहा है। जो ऑपरेशन T1 ने राइट किया उसी को ये रीड कर रहा है, इसको ये रीड कर रहा है, इसको ये। तो T2, T3 एंड T4 डिपेंड्स ऑन T1। तीनों किस पे डिपेंड है, ये T1 पे डिपेंड है। अगर T1 ही फेल हो जाता है, ठीक है, तो क्या होगा, T2 को, T3 को, T4 को, दोनों को क्या करना पड़ेगा, रोल बैक करना पड़ेगा। तो एक कास्केडलेस शेड्यूल इज वन वेयर फॉर ईच पेयर ऑफ ट्रांजैक्शन T1 and TJ such that TJ read the data item which that was previously written by T1। यानी कि क्या होगा, हमेशा हमें राइट के बाद कॉमेट या रोल बैक के बाद ही रीड ऑपरेशन होगा। देखो लिखा, हमेशा राइट के बाद कॉमेट या रोल बैक के बाद ही रीड या राइट ऑपरेशन होगा। एग्जाम्पल से देखते हैं। ठीक है, T1 T2 है, तो हमेशा क्या होगा, राइट के बाद या तो कॉमेट ऑपरेशन होगा या फिर रोल बैक ऑपरेशन होगा, उसके बाद ही रीड ऑपरेशन होगा। अगर राइट आ रहा है तो राइट के बाद हमेशा कॉमेट होगा। ऐसा नहीं है राइट के बाद हम क्या लिख देंगे, रीड लिख देंगे। राइट के बाद हमेशा कॉमेट ऑपरेशन होगा, उसके बाद ही रीड ऑपरेशन आएगा। तो अगर ऐसा है तो वो कास्केडलेस है। देखो राइट के बाद क्या आ रहा है, कॉमेट ऑपरेशन आ रहा है और उसके बाद रीड हो रहा है, तो ये क्या है, कास्केडलेस है। लेकिन इधर देखते हैं क्या है, कास्केडलेस है। देखो रीड हो रहा है, रीड हो रहा है, यहाँ पे राइट हो रहा है, तो राइट के बाद तुरंत रीड हो रहा है, जबकि राइट के बाद कॉमेट आना चाहिए था, उसके बाद रीड होना चाहिए था। तो ये क्या है, नॉट कास्केडलेस शेड्यूल, ये कास्केडलेस नहीं है। अगर हम कह रहे हैं वो कास्केडलेस शेड्यूल है, तो हमेशा उसके अंदर ना तो राइट रीड प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि राइट के बाद तुरंत क्या आ जाएगा, कॉमेट ऑपरेशन। और अगर राइट के बाद कॉमेट ऑपरेशन आता है तो कभी भी ये वाली प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है,
देन आता है स्ट्रिक्ट रिकवरेबल कि स्ट्रिक्ट रिकवरेबल क्या होता है। अब आता है स्ट्रिक्ट रिकवरेबल कि स्ट्रिक्ट रिकवरेबल क्या होता है। स्ट्रिक्ट रिकवरेबल शेड्यूल में और मे नॉट बी फ्री फ्रॉम रीड राइट। अभी हमारी प्रॉब्लम किसने सॉल्व कर दी थी, राइट रीड वाली प्रॉब्लम सॉल्व कर दी थी हमारी कास्केडिंग ने। लेकिन हमें स्ट्रिक्ट रिकवरेबल वाली में क्या प्रॉब्लम सॉल्व होगी, राइट रीड ऐसा हो सकता है कि फ्री हो या नहीं भी हो। ठीक है, तो स्ट्रिक्ट रिकवरेबल क्या कहता है, अगर शेड्यूल स्ट्रिक्ट रिकवरेबल है तो वो कास्केडलेस भी होगा और रिकवरेबल भी होगा, तो वो दोनों होगा। यानी कि स्ट्रिक्ट शेड्यूल में राइट के बाद ना तो रीड अलाउड है और ना ही राइट अलाउड है। कास्केडिंग में क्या था, राइट के बाद रीड अलाउड नहीं है, राइट के बाद कॉमेंट होना चाहिए, उसके बाद ही रीड होगा। लेकिन स्ट्रिक्ट रिकवरेबल में क्या है, राइट के बाद हो, राइट के बाद ना तो रीड अलाउड है और ना ही हम राइट के बाद ना तो हम उसमें क्या लिख सकते थे, राइट ए कर रहा है तो तुरंत राइट ए लिख सकते थे कास्केडिंग में। लेकिन इसमें क्या होगा, राइट के बाद राइट भी अलाउड नहीं होगा, ना ही रीड अलाउड होगा, उसके बाद हमें क्या लगाना होगा, कॉमिट होगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल से देखते हैं, T1 T2 राइट है तो राइट के बाद हमेशा क्या होगा, कॉमिट होगा, उसके बाद रीड हो सकता है या राइट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन राइट के बाद कॉमिट होगा। ठीक है, इधर देखो, इधर भी क्या है, राइट ए है तो पहले कॉमिट होगा, उसके बाद रीड हो सकता है, राइट हो सकता है। ठीक है, तो अभी हमने क्या देखा, अगर शेड्यूल स्ट्रिक्ट है तो वो स्ट्रिक्ट शेड्यूल है तो वो कास्केडलेस भी है और रिकवरेबल भी है, और अगर वो सारा ही है तो उसके अंदर कितने होंगे, वो सारे शेड्यूल होंगे। और एवरी कास्केडलेस शेड्यूल इज ऑल्सो रिकवरेबल, जितने भी कास्केडलेस शेड्यूल होते हैं वो भी रिकवरेबल होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे होते हैं, उसके हमने जो टाइप्स पढ़े थे वो हमने डिटेल में पढ़ लिए हैं। तो हमारा ये सिलेबस था जिसमें हमने ट्रांजैक्शन सिस्टम पढ़ लिया, सीरियलाइजेबल पढ़ लिया, व्यू सीरियलाइजेबल पढ़ लिया, हमने यहाँ तक अपना कंप्लीट कर लिया रिकवरेबिलिटी। ठीक है, अब हमें ट्रांजैक्शन फेलियर्स पढ़ने हैं, लॉग बेस्ड रिकवरी, चेक पॉइंट्स, ये सब पढ़ना है। थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट बचता है, तो हम पढ़ते हैं रिकवरी सिस्टम से कि रिकवरी सिस्टम क्या होता है। ठीक है, रिकवरी सिस्टम होता है, ये जो है ये हमारे डेटा को कंसिस्टेंट रखता है। रिकवरी यानी कि अगर हमारे डेटा में कोई फेलियर्स आ जाते हैं तो हम अपने डेटा की इंटीग्रिटी को मेंटेन कर सकें और अपने डेटा को कंसिस्टेंट रख सकें, तो वो हमें एंश्योर कराता है कि हमारा सिस्टम क्या हो, मेंटेन रहे। कौन, रिकवरी सिस्टम। ठीक है, इट रिस्टोर्स द डेटाबेस टू इट्स लास्ट कंसिस्टेंट स्टेट यूजिंग रिकवरी टेक्निक्स। ये क्या कराता है, ये रिस्टोर करता है डेटाबेस के अंदर जितने भी उसके लास्ट जो उसने स्टेट रन की है उनको साथ के साथ वो क्या करा लेता है, रिस्टोर करा लेता है। ये होता है रिकवरी सिस्टम, यानी कि मेनली वो क्या करा रहा है, वो डेटाबेस में डेटा को मेंटेन कर रहा है, कंसिस्टेंसी मेंटेन कर रहा है और एंश्योर करा रहा है कि अगर सिस्टम फेलियर आता है तो वो हमारा जो डेटा है उसको बैकअप, जैसे हमारा क्या होता है, हमारे मोबाइल फोन्स में होता है, अगर हम फोटो डिलीट हो जाते हैं तो हम उनका बैकअप ले सकते हैं, तो ऐसे ही डेटाबेस में होता है। अगर हमारा रिकवरी सिस्टम उसको प्रोवाइड कराता है कि अगर कोई फेलियर हो जाता है तो हम उसको क्या करा सकें, उसको रिकवर करा सकें। तो क्या क्या फेलियर हो सकते हैं, रिकवरी तो हमसे पता है, हम रिकवरी करा सकते हैं, लेकिन वो क्या क्या फेलियर हो सकते हैं। तो टाइप्स ऑफ फेलियर्स कितने हो सकते हैं, वो फेलियर्स इन DBMS कैन अकर एट वेरियस लेवल्स एंड आर क्लासिफाइड, ये किसी भी लेवल पे हो सकते हैं। ठीक है, तो कौन कौन सा होता है, फर्स्ट होता है ट्रांजैक्शन फेलियर, सेकंड होता है सिस्टम क्रैश, थर्ड डिस्क फेलियर एंड फोर्थ होता है कम्युनिकेशन फेलियर। ट्रांजैक्शन फेलियर का मतलब ये होता है जब हमारी एक सिंगल ट्रांजैक्शन फेल हो जाती है, अगर हमें कोई टास्क कंप्लीट करना है या हमें कुछ एग्जीक्यूट करानी है अपनी ट्रांजैक्शन और वो फेल हो गई, तो वो किसके अंदर आता है, ट्रांजैक्शन। सपोज हमारी T1 ट्रांजैक्शन है और ये फेल हो गई तो वो किसके अंदर आ गया, ट्रांजैक्शन। इस फेलियर की वजह से सिर्फ इसी ट्रांजैक्शन में फेलियर कि अगर हमारा T1 ट्रांजैक्शन फेल हो रही है तो इसी पे अफेक्ट पड़ेगा, हमारे पूरे सिस्टम पे कोई अफेक्ट नहीं पड़ेगा, किसकी वजह से, ट्रांजैक्शन। लेकिन अगर हमारा सिस्टम क्रैश हो जाता है तो हमारा पूरे सिस्टम पे पूरे सॉफ्टवेयर हार्डवेयर फेल हो जाता है। दिस सिस्टम अकर्स व्हेन द हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर फेल्स। सिस्टम क्रैश तब होता है जब हमारा हार्डवेयर सॉफ्टवेयर फेल हो जाता है, तो वो क्या कर देता है, सडनली वर्क स्टॉप कर देता है, जिसकी वजह से हमारे पूरे सिस्टम पे इफेक्ट पड़ता है, जबकि ट्रांजैक्शन फेलियर की वजह से पूरे सिस्टम पे इफेक्ट नहीं पड़ रहा था। डिस्क फेलियर क्या होता है, ये वो फेलियर होता है जब हमारी किसी स्टोरेज में फेलियर होता है या फिर हमारा डेटा करप्टेड डेटा होता है या हमारी जो मीडिया है वो डैमेज्ड हो जाती है, तो वो डिस्क फेलियर होता है। इसकी वजह से हमारा पूरा क्या सिस्टम फेलियर हो रहा था, इसकी वजह से सिर्फ ट्रांजैक्शन फेलियर, लेकिन डिस्क फेलियर की वजह से हमारा डेटा लॉस्ट हो जाता है। देन आता है कम्युनिकेशन फेलियर। कम्युनिकेशन फेलियर का मतलब ये होता है अकर्स इन डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम
जब हम अपने डेटा को किसी एक मल्टीपल नेटवर्क कंप्यूटर्स में क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो वहाँ पे कम्युनिकेशन फेलियर आ सकता है। सपोज हमारे मल्टीपल इंटरकनेक्शंस हैं और अगर किसी एक में फेलियर आ गया तो मल्टीपल कम्युनिकेशन फेलियर आ जाएगा। तो वो किसके अंदर आता है, कम्युनिकेशन फेलियर के अंदर। नेक्स्ट आता है लॉग बेस्ड रिकवरी। ये हमारा टॉपिक है कि लॉग बेस्ड रिकवरी क्या होती है। तो ए लॉग इज कैप्ड ऑन स्टेबल स्टोरेज। एक लॉग को एक स्टेबल स्टोरेज में हम क्या करते हैं, कैप्ट करते हैं। द लॉग इज सीक्वेंस ऑफ रिकॉर्ड्स। जो लॉग होता है या जो लॉग है ये क्या है, ये इसके अंदर मल्टीपल रिकॉर्ड्स स्टोर होते हैं। इफ़ एनी फेलियर अकर्स देन इट कैन बी रिकवर्ड फ्रॉम देयर। अगर इसमें कोई फेलियर आ जाता है तो हम अपने पूरे सिस्टम को या पूरे डेटा को रिकवर कर सकते हैं। किसकी हेल्प से, लॉग की हेल्प से। क्यों, क्योंकि ये एक स्टेबल स्टोरेज है। ठीक है। इफ़ एनी ऑपरेशन इज परफॉर्म्ड ऑन द डेटाबेस देन इट विल बी रिकॉर्डेड इन द लॉग। अगर हमारा कोई ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है डेटाबेस में तो वो किस में रिकॉर्ड होगा, लॉग में। तो मेन वर्क किसका है, लॉग का, क्योंकि लॉग ही उसको स्टोर करा रहा है, लॉग ही उसको अपडेट करा रहा है। और लॉग क्या हो रहा है, सीक्वेंस रख रहा है अपने रिकॉर्ड्स का। ठीक है। तो 2 अप्रोचेस होते हैं अपने डेटाबेस को मॉडिफाई करने के लिए। तो 2 अप्रोचेस होते हैं। फर्स्ट होती है डिफॉल्ट डेटाबेस मॉडिफिकेशन, सेकंड होती है इमीडिएट डेटाबेस मॉडिफिकेशन। वी डिनोट वेरियस टाइप्स ऑफ लॉग रिकॉर्ड्स एज। हम देखो हम कैसे करते हैं लॉग। T1 स्टार्ट, इसका मतलब क्या है, ट्रांजेक्शन T1 जो है वो स्टार्ट हो गई। ट्रांजेक्शन ये T1 है, ट्रांजेक्शन का नाम होता है स्टार्टिंग में, और स्टार्ट का मतलब क्या है, वो और वो यहाँ पे स्टार्ट हो गई। अब देन TI क्या है, ट्रांजेक्शन है। XJ का क्या मतलब हो गया, ट्रांजेक्शन TI हैज परफॉर्म्ड राइट ऑन डेटा आइटम XJ पे कोई डेटा वर्क कर रही है, परफॉर्म XJ हैड वैल्यू, और XJ के पास V1 और V वैल्यू है। सपोज करो हमें क्या टास्क परफॉर्म कराना है, X = A + B। तो ये क्या है, ये तो क्या है, XJ है। इसमें तो क्या होगा, ये वैल्यू स्टोर कराएंगे जो हमें चेंज करने हैं, और A और B क्या है, वो वैल्यू है। 10 और 15 जैसे देने हैं, तो 10 और 15 वो क्या है, वो वैल्यूज़ हैं। अब नेक्स्ट आता है TI कमिट। कमिट का क्या होता है, ट्रांजेक्शन TI हैज़ कमिट। इसका मतलब क्या है, ये कमिट का है। TI अबॉर्ट यानी कि ट्रांजेक्शन को अबॉर्ट कराना है। सपोज हमारी ट्रांजेक्शन है A B और इसकी वैल्यू कितनी है, 1000। तो रीड कर रहे हैं A को, हम नॉर्मल ऐसे ही लिखते हैं ना, अगर हमें A में से 50 निकाल A = A - 50। अब हमने राइट कर दिया A को, देन करा B को, और B में वो 50 डालने हैं, तो राइट भी। हम नॉर्मल ऐसे लिखते हैं ट्रांजेक्शन, लेकिन लॉग बेस्ड रिकवरी के अंदर हम कैसे लिखते हैं, हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले स्टार्ट करना पड़ेगा। तो T0 ट्रांजेक्शन है वो स्टार्ट हो रही है। अब ये दोनों टास्क एक साथ परफॉर्म करने हैं। एक के अंदर तो डेटा को स्टोर कराना है, तो जिसके अंदर स्टोर कराना है वो सबसे पहले लिखते हैं A T0 के बाद। अब सपोज करो A की वैल्यू 100 है और B की भी 100 है, लेकिन अपडेट होने के बाद कितना आएगा, 50। तो कितना आएगा, सॉरी 1000 में से 50 जाएंगे तो दूसरा वैल्यू क्या आ जाएगी, 950। ये वो वैल्यूज़ आ गई। अब B के लिए हमें B में 50 ऐड कराने हैं, तो T0 B के अंदर, अभी B की वैल्यू कितनी है, 1000, और उसके अंदर 50 ऐड कराने हैं, तो यानी कि 1050, और T0 कमिट। ये होती है हमारी लॉग बेस्ड रिकवरी। ठीक है, जिसके अंदर हमारे 4 ऑपरेशन पढ़े हमने। T0 स्टार्ट, अगर हमें कोई टास्क परफॉर्म कराना है तो इससे कराते हैं, अगर हमें कमिट कराना है तो इससे, और अबॉर्ट। अब आता है डेटाबेस मॉडिफिकेशन अप्रोचेस की क्या क्या अप्रोच होती हैं। 2 अप्रोच होते हैं, डिफॉल्ट डेटाबेस मॉडिफिकेशन और इमीडिएट। तो ये इसके अंदर भी होती हैं। ये जो 2 अप्रोचेस हमने पढ़ी हैं वो अलग से हमारे सिलेबस में दे रखी हैं कि हमें 2 डिटेल में पढ़नी है, डिफॉल्ट डेटाबेस मॉडिफिकेशन और इमीडिएट। ठीक है, तो पढ़ते हैं सबसे फर्स्ट डिफॉल्ट डेटाबेस मॉडिफिकेशन। डेटाबेस चेंजेस आर अप्लाइड ओनली आफ्टर द ट्रांजैक्शन कमिट्स। हमारे जो डेटाबेस में चेंज होंगे वो सिर्फ तभी होंगे, ओनली तब होंगे जब हमारा कमिट ऑपरेशन परफॉर्म्ड होगा। जैसे ही कमिट ऑपरेशन परफॉर्म हुआ तभी हमारा डेटाबेस में वो चेंज होगा, और इसके अंदर सिर्फ रीडो ऑपरेशन होते हैं, अनडू ऑपरेशन नहीं होता है। जैसे एग्जांपल समझते हैं, T0 स्टार्ट करा, T0 A 850 थे, उसमें से -50 करे 800 बचे। फिर B है, B में 1000 थे, 1000 में 50 जोड़े, ये कितने होगा, 1050। अभी तक कोई सेव नहीं होगा, कुछ चेंज नहीं होगा। जैसे ही कमिट ऑपरेशन आया, T0 कमिट हुआ, तब वो क्या करेगा, A और B की वैल्यू को सेव करेगा। इससे पहले अगर, इस ट्रांजैक्शन से पहले अगर A और B की वैल्यू हमारे परफॉर्म नहीं कर पाता, एग्जीक्यूट नहीं हो पाता है,
तो हमारा क्या हो जाएगा, हम इसमें क्या कर सकते हैं, रीडो नहीं कर सकते, हमें दोबारा टास्क परफॉर्म करना पड़ेगा, हम उसको स्टोर नहीं करा सकते। लेकिन अगर कॉमिट के बाद हुआ तो हमारे पास ए और बी की वैल्यू सेव हो जाएंगी, उससे पहले हमारे ए और बी की वैल्यू सेम नहीं थी। फिर T1 स्टार्ट हुआ, T1 के बाद सी में हमने 600 और इसमें से 100 सब्ट्रैक्ट करे तो 500। तो अब इसमें क्या हुआ, T0 स्टार्ट हुआ, उसने मॉडिफाई करी ए और बी की वैल्यूज़, बट चेंजेस आर अभी, लेकिन चेंजेस डेटाबेस में सेव नहीं हुए हैं जब इन्होंने ए और बी की सेव करी हैं। जब T0 ने कॉमिट करा उसके बाद ये परमानेंट स्टोर होगा। कॉमिट के बाद किसके अंदर, डेफर्ड के अंदर। डेफर्ड के अंदर हमेशा कॉमिट के बाद जो हमारे चेंजेस वो सेव होंगे। लेकिन इमीडिएट जैसे हम नाम से ही समझ पा रहे हैं, इमीडिएट के अंदर हमारे तुरंत सेव हो जाएंगे। चेंजेस टू द डेटाबेस आर अप्लाइड इमीडिएटली सेव हो जाएंगे, इवन बिफोर द ट्रांजैक्शन कमिट से पहले ही। बोथ अनडू एंड रीडू ऑपरेशंस आर नीडेड, इसके अंदर दोनों ऑपरेशंस हैं। देखो सेम वही है, लेकिन कॉमिट है ना, इससे पहले अगर हमारा डेटा कुछ क्या होता है, फेल होता है हमारा सिस्टम, तब भी ये क्या कर देगा, तब भी हम उन अपडेट्स को क्या कर सकते हैं, अंडू कर सकते हैं इसके अंदर। एज सुन एज T0 अपडेट्स ए एंड बी, जैसे ही ए और बी यहीं पे अपडेट हुए, ये ए की वैल्यू अपडेट कर देगा अपने अंदर, ये बी की कर देगा, तो ये अपडेट कर देगा तुरंत, जबकि डिफर्ड में नहीं हो रहा था, कॉमिट के बाद सेव हो रहा था वैल्यू। तो ये मॉडिफिकेशन अप्रोचेज होती हैं। नेक्स्ट आता है चेक पॉइंट्स की। चेक पॉइंट्स क्या होते हैं, ए चेक पॉइंट इज ए पॉइंट ऑफ सिंक्रोनाइजेशन बिटवीन द डेटाबेस एंड द लॉग फाइल। अभी हमने लॉग पढ़ा, तो अब ये क्या होता है, ये एक डेटाबेस और लॉग फाइल के अंदर एक पॉइंट होता है, ठीक है। कैसा पॉइंट होता है, जो कि क्या करता है, एक सेव पॉइंट होता है, जो कि अपने डेटा को टाइम टू टाइम सेव करता रहता है। एट दिस पॉइंट ऑल द डेटा इन मेन मेमोरी इज रिटर्न टू द डिस्क एंड द लॉग इज अपडेटेड। इस पॉइंट पे जो चेक पॉइंट है, यानी कि उस पॉइंट पे जो डेटा है वो मेन मेमोरी में होगा और वो डिस्क में अपडेट होगा, ठीक है। और लॉग उसको क्या करता रहेगा, अपडेट करता रहेगा टाइम टू टाइम। सो इफ ए फेलियर अकर्स, अगर फेलियर आता है तो सिस्टम डजंट नीड टू स्टार्ट रिकवरी, तो सिस्टम को नीड नहीं है कि वो स्टार्टिंग, सपोज करो ये यहाँ से हमारा एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुआ, यहाँ पे आके फेलियर हो गया, लेकिन चेक पॉइंट ने इस पॉइंट पे वो अपडेट कर दिया था लॉग की हेल्प से, तो अगर यहाँ पे फेलियर आता है तो उसको नीड नहीं है कि वो आप इससे रोल बैक करके वापस जाए। वो क्या करेगा, इसी पॉइंट से, इसी चेक पॉइंट से सिर्फ इतना डिस्टेंस से वापस आएगा और उसको क्या करेगा, अपना ट्रांजैक्शन स्टार्ट कर देगा। इन सिंपल वर्ड्स में हम कैसे समझ सकते हैं, एक चेक पॉइंट जो है वो एक सेव पॉइंट की तरह होता है, जैसे वीडियो गेम्स में होता है। व्हेन द सिस्टम टेक्स ए चेक पॉइंट इट सेव्स द करंट स्टेट, जैसे ही वो चेक पॉइंट लेता है सिस्टम, इसका मतलब क्या है, उसने जो करंट स्टेट है उसको सेव कर लिया डेटाबेस में सेफली। सो इफ द सिस्टम क्रैश लेटर, तो अगर सिस्टम क्रैश होता है लेटर तो इट कैन स्टार्ट अगेन फ्रॉम दैट सेव पॉइंट, तो वो सेव पॉइंट से स्टार्ट करेगा, ना कि रोल बैक करके न्यू स्टेट से। जैसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं, T1 स्टार्ट, ए की वैल्यू 100 है, उसमें 100 और ऐड कर दिए, 200 हो गई। अब T2 स्टार्ट करा और यहाँ पे चेक पॉइंट लगा दिया। चेक पॉइंट का क्या मतलब है, अगर यहाँ तक हमारा कोई T2 तक, T1 हमारा कंप्लीट हो गया, T1 तक हमारी कितनी वैल्यू हो गई, 200। अगर यहाँ पे कोई फेलियर आता है तो चेक पॉइंट की हेल्प से, इसने चेक पॉइंट डाल दिया, इसकी हेल्प से रिकवरी हो जाएगी। ये 200 वैल्यू हमें तभी भी अपडेट करके दे देगा, हमें वापस से स्टार्ट पे नहीं जाना पड़ेगा T1 की, हम यहीं पे चेक पॉइंट मिल गया, यानी कि यहाँ तक हमारा वैल्यू स्टोर हो गई, ठीक है। द रिकवरी प्रोसेस स्टार्ट्स फ्रॉम चेक पॉइंट, यहाँ से पॉइंट से स्टार्ट होता है, नॉट फ्रॉम द बिगनिंग, इसे बिगनिंग पे जाने की नीड नहीं है। ये होता है चेक पॉइंट। नेक्स्ट आता है डेडलॉक, कि डेडलॉक क्या होता है। ए डेडलॉक हैपन्स व्हेन 2 और मोर ट्रांजैक्शंस आर वेटिंग फॉर ईच अदर। एक डेडलॉक तब अगर होता है जब 2 ट्रांजैक्शन एक दूसरे की क्या करते रहें, वेट करती रहें, ताकि वो सोर्स को रिलीज कर दे और मैं उसको क्या करूँ, कंटिन्यू करूँ। जैसे इसको एग्जांपल से समझते हैं, ये एक सोर्स है, ये एक है, अब ये क्या कर रहा है, ये इसके वेट में है, ये इसके वेट में है, तो क्या बन रहा है, एक साइकिल फॉर्म हो रही है, ये इसको वेट कर रहा है, ये इसका वेट कर रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, एक तरह से यहाँ पे एक डेडलॉक अकर हो गया। जैसे हम एग्जाम्पल समझते हैं, इमेजिन 2 ट्रांजैक्शन, T1 के पास रिसोर्स A है लेकिन उसे रिसोर्स B चाहिए, जबकि T2 के पास रिसोर्स B है लेकिन उसे रिसोर्स A चाहिए। तो दोनों वेट करते रहेंगे एक दूसरे का कि वो कब रिलीज करें, और रिलीज कोई नहीं कर रही है, तो वो क्या हो गया, डेडलॉक अकर हो गया, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल समझते हैं, T1 के पास रिसोर्स है, T1 के पास रिसोर्स 1 है,
वो रिक्वेस्ट कर रही है रिसोर्स 2 को, लेकिन T2 के पास रिसोर्स 2 है और वो रिक्वेस्ट कर रही है किसके लिए, R1 के लिए। तो ये क्या हो गया, ये डेडलॉक हो गया कि ना होल्ड और वेट की कंडीशन आ रही है, होल्ड और वेट, होल्ड भी कर रही है और वेट भी कर रही है, ठीक है। तो रिक्वेस्ट कर रही है कि मुझे ये चाहिए, लेकिन इसने ये पहले से ही होल्ड करके रखी हुई है, तो ये क्या हो गया, डेडलॉक हो गया। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, यानी कि नेसेसरी कंडीशंस क्या होती हैं, इसकी क्या क्या कंडीशंस होंगी डेडलॉक की। तो इसकी कंडीशन क्या होती है, म्यूचुअल, 4 कंडीशन होती है। फर्स्ट होती है म्यूचुअल एक्सक्लूशन, यानी कि ओनली वन ट्रांजैक्शन कैन होल्ड ए स्पेसिफिक रिसोर्स एट ए टाइम। एक रिसोर्स को एक ही क्या ट्रांजैक्शन होल्ड कर सकती है एक टाइम में। फर्स्ट T1 है, T1 R1 को होल्ड कर सकती है, T1 R2 को होल्ड नहीं कर सकती। एक टाइम पे T1 सिर्फ R1 को ही होल्ड करेगी, ये क्या होती है, म्यूचुअल एक्सक्लूजन। होल्ड एंड वेट, ए ट्रांजैक्शन होल्डिंग रिसोर्सेज में रिक्वेस्ट एडिशनल रिसोर्सेज हेल्ड बाय अदर्स। जो T1 है, देखो ये होल्ड करके बैठी है R1 को, लेकिन T1 रिक्वेस्ट भी सेंड कर रही है जो T2 लेके बैठी है। जिसको T2 ने ले रखा है उसको T1 रिक्वेस्ट कर रही है, तो ये सेकंड कंडीशन हो गई। अगर डेडलॉक है तो कंडीशन समझ में आ गई। पहली कि उसके पास क्या होगा, एक ट्रांजैक्शन वो ओनली वन ट्रांजैक्शन कैन होल्ड कर सकती है, और वो किसको, जिसको T2 ट्रांजैक्शन होल्ड करके बैठी है उसको वो क्या कर सकती है, रिक्वेस्ट सेंड कर सकती है। दो, नो प्रीएम्पशन। नो प्रीएम्पशन का क्या मतलब है, रिसोर्सेज कैन नॉट बी फोर्सिबली टेकन फ्रॉम ए ट्रांजैक्शन। हम किसी भी ट्रांजैक्शन से या फिर वो रिसोर्सेज फोर्सिबली नहीं ले सकते। सपोज ये T1 है, इसको ये फोर्सिबली R2 जो रिसोर्सेज है उसको नहीं ले सकता, ये इसकी कंडीशन है, ठीक है, जब तक वो खुद अपनी मर्जी से उसको नहीं रिलीज कर देती। देन आता है सर्कुलर वेट, यानी कि सर्कुलर फॉर्म में स्ट्रक्चर बनेगी। ए सेट ऑफ ट्रांजैक्शंस एग्जिस्ट वेयर ईच इज वेटिंग फॉर द नेक्स्ट टू रिलीज ए रिसोर्स। अब यहाँ पे क्या होगी, एक साइकिल फॉर्म होगी जिसमें एक दूसरे का वेट कर रहे हैं। देखो यहाँ पे क्या हो रही है, ये इसका होल्ड कर रही है एक बस, तो एक तरह से क्या हो रहा है, सर्कुलर वेट हो रहा है कि सर्कुलर वेट कर रहे हैं, ठीक है। अब आता है, अब वो हमने कंडीशन तो पढ़ ली, लेकिन इनको हैंडल कैसे, तो डेडलॉक हैंडलिंग। तो हम हैंडल कैसे कर सकते हैं, सबसे पहले हम डेडलॉक को डिटेक्ट कर सकते हैं। हमें सबसे पहले क्या करना है, डेडलॉक को डिटेक्ट करना है, किसकी हेल्प से, ग्राफ की हेल्प से। फिर डेडलॉक को प्रिवेंट करना और डेडलॉक को अवॉइड करना है, ये 3 कंडीशन है। तो डिटेक्ट कैसे करेंगे, ट्रांजैक्शन आर रिप्रेजेंटेड एज नोड्स। ट्रांजैक्शन को हम नोड से, देखो हमने ट्रांजैक्शन को किससे करा है, नोड से, एज नोड्स। इफ ए साइकिल इज डिटेक्टेड इन द ग्राफ, अगर साइकिल ग्राफ में बनती है, ए डेडलॉक एग्जिस्ट, तो एक डेडलॉक होगा। अगर एक साइकिल, सपोज T1 और T2 कोई ट्रांजैक्शन है और अगर कोई साइकिल बन रही है तो वो क्या होगा, वो डेडलॉक डिटेक्ट हो जाएगा। फिर आता है डेडलॉक प्रिवेंशन। डेडलॉक प्रिवेंशन का मतलब ये है, प्रिवेंट एटलीस्ट वन ऑफ द 4 कंडीशन फ्रॉम अकरिंग। हम क्या करेंगे, हम ट्राई करेंगे कि ये जो हमने कंडीशंस पढ़ी हैं 4, हम ये ट्राई करेंगे कि इनमें से एक भी कंडीशन, किसी भी एक कंडीशन को हम क्या करें, होने से रोक दें, प्रिवेंट कर दें। देन आता है डेडलॉक अवॉइडेंस। डेडलॉक अवॉइडेंस का मतलब क्या है, डेडलॉक अवॉइडेंस, डेडलॉक अवॉइडेंस का मतलब ये है कि हमें कोई एल्गोरिथम यूज़ करनी है, जैसे बैंकर एल्गोरिथम हो गई, ताकि जो हमारा द सिस्टम नेवर एंटर्स, ताकि जो हमारा सिस्टम है वो कभी भी अनसेफ स्टेट में ना जाए। अवॉइडेंस डिटेक्शन, तो हमें पता चल गया अगर एक साइकिल फॉर्म हो रही है तो वो क्या हो रहा है, डिटेक्ट हो गया डेडलॉक, लेकिन अब हमें प्रिवेंट करना है। तो प्रिवेंट करने के लिए हमें जो 4 कंडीशंस हैं, हमें ट्राई करना है कि हम उनमें से एक कंडीशन को रिमूव कर दें या फिर होने से बचा लें। फिर आता है डेडलॉक अवॉइडेंस। अवॉइडेंस का मतलब ये है कि हमें अवॉइड ही करना है कि डेडलॉक ना आए, तो उसके लिए हम बैंकर्स एल्गोरिथम का यूज़ करते हैं, ताकि कभी भी जो हमारी सिस्टम है वो अनसेफ स्टेट में ना जाए, ठीक है। अब आता है, हमने क्या पढ़ा, नेसेसरी कंडीशंस पढ़ी, डेडलॉक हैंडलिंग पढ़ी। अब हमें पढ़ना है डेडलॉक रिकवरी, कि डेडलॉक रिकवरी क्या होता है। व्हेन ए डेडलॉक इज डिटेक्टेड इन द सिस्टम, जैसे ही फर्स्ट स्टेप में हमने देखा डेडलॉक डिटेक्ट हुआ, तो जो हमारा DBMS है वो क्या करेगा, ट्राई करेगा कि हम उसको रिकवर कर सकें नॉर्मली। तो क्या क्या स्टेप्स हैं, सबसे पहले हम डेडलॉक को डिटेक्ट करेंगे। फर्स्ट सिस्टम आइडेंटिफाइज दैट डेडलॉक हैज अकर्ड, तो रिकवरी के लिए सबसे पहले वो क्या करेगा, आइडेंटिफाई करेगा कि कोई डेडलॉक अकर हुआ है या नहीं। देन इट लिस्ट ऑल द ट्रांजेक्शन दैट आर पार्ट ऑफ द डेडलॉक। अब वो उन्होंने ट्रांजेक्शन्स को लिस्ट आउट करेगा जो जो उस डेडलॉक का पार्ट है, जो जो भी जिसकी वजह से डेडलॉक हो रहा है उसकी वजह से उनको वो क्या कर देगा, लिस्ट आउट कर देगा। अब क्या करेगा, जैसे ही उसको एक चूज़ हुआ कि किसकी वजह से डेडलॉक हो रहा है,
उस ट्रांजैक्शन को वो क्या करेगा, रोल बैक कर देगा, या तो पार्शियली रोल बैक करेगा या कम्प्लीटली रोल बैक करेगा। देन हमारा आता है डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस, कि डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस क्या होता है। तो डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस एक टाइप का डेटाबेस होता है जिसमें हम अपने डेटा को स्टोर करते हैं मल्टीपल कंप्यूटर्स। डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब कि मल्टीपल कंप्यूटर्स का यूज़ कर रहे हैं हम अपने डेटा को स्टोर कराने के लिए, ठीक है, वो होता है डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस। यानी कि हमारे पास मल्टीपल डेटाबेस है जिसमें हम अपने डेटा को स्टोर करा रहे हैं। तो कौन कौन से हैं वो की कंपोनेंट्स, एक डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा स्टोरेज है, कंकरेंसी कंट्रोल और डायरेक्टरी सिस्टम है। तीनों हमारे सिलेबस में है, डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा स्टोरेज भी, कंकरेंसी कंट्रोल भी और डायरेक्टरी सिस्टम भी। तो हम फर्स्ट से देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा स्टोरेज। तो डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा स्टोरेज का मतलब होता है हम अपने डेटा को क्या कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटेडली, यानी कि मल्टीपल कंप्यूटर्स के अंदर। तो इसकी क्या क्या टेक्निक्स होती हैं, फर्स्ट होती है फ्रैगमेंटेशन, सेकंड होती है रेप्लिकेशन और थर्ड होती है हाइब्रिड अप्रोच। फ्रैगमेंटेशन के अंदर क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा स्टोरेज, यानी कि डेटा को स्टोर करना, लेकिन कैसे, हम डेटाबेस को क्या कर देते हैं, स्मॉलर पीसीज के में क्या कर देते हैं, ब्रेक कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। हमारे पास मल्टीपल डेटाबेस है, हम उस डेटाबेस को क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं स्मॉलर पीसीज में। उनको हम क्या बोलते हैं, फ्रैगमेंट, जो वो पीसीज हैं। इन फ्रैगमेंट्स कैन बी स्टोर्ड अक्रॉस मल्टीपल लोकेशंस, और ये जो फ्रैगमेंट्स हैं इनको हम मल्टीपल लोकेशंस पे क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। ये क्या होता है, फ्रैगमेंटेशन होता है। यानी कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने डेटाबेस को डिवाइड करेंगे स्मॉलर पीसीज में, जिसको हम फ्रैगमेंट्स बोलते हैं, और फिर इन फ्रैगमेंट्स को हम अलग अलग लोकेशंस पे स्टोर करेंगे। सपोज फ्रैगमेंट्स में डिवाइड कर लिया, इसको अलग, इसको अलग, इसको अलग, तब हम इनको अलग अलग लोकेशन पे स्टोर करा देंगे, मल्टीपल लोकेशंस पे, ठीक है। अब हम कैसे फ्रैगमेंट कर सकते हैं, कैसे डिवाइड कर सकते हैं, तो हम टू टाइप से डिवाइड कर सकते हैं, या तो हम हॉरिजॉन्टली डिवाइड कर दें या वर्टिकली डिवाइड कर दें। हॉरिजॉन्टली फ्रैगमेंटेशन का मतलब है जो हमारी टेबल है उसको हम रो में डिवाइड कर दें, और वर्टिकल का मतलब है जो हमारी टेबल है उसको कॉलम में डिवाइड कर दें। तो ये होता है हमारा फ्रैगमेंटेशन। किसके अंदर आता है, ये डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा स्टोरेज के अंदर। सेकंड आता है रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन का क्या मतलब होता है, मतलब डेटा स्टोरेज का मतलब स्टोर ही करना है, लेकिन टेक्निक्स अलग अलग हैं। इसमें क्या टेक्निक्स थी, फ्रैगमेंटेशन की टेक्निक्स थी। इसमें क्या टेक्निक्स है, रेप्लिकेशन की टेक्निक है। यानी कि हमें सेम डेटा की कॉपीज़ को मल्टीपल साइट्स पे क्या करना है, स्टोर कराना है, ठीक है। हमारे पास ये एक कॉपी है, ये एक कॉपी है, हमने इस कॉपी को अलग साइट पे अपलोड करा दिया, इसको अलग साइट पे स्टोर करा दिया। तो ये क्या होता है, ये रेप्लिकेशन होता है, ताकि इन फ्यूचर अगर हमारी एक कॉपी क्या हो जाती है, डिलीट हो जाती है, तो हम दूसरी कॉपी को एक्सेस कर सकें। तो ये भी टू टाइप्स के होते हैं, जैसे ये होते हैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। ये क्या होते हैं, फुल और पार्शियल। फुल यानी कि हम सारे डेटा की कॉपी को हर साइट पे क्या करा रहे हैं, कॉपी को स्टोर करा रहे हैं। लेकिन पार्शियल क्या होगा, पार्शियल ये होगा कि हम कुछ ओनली सम डेटा इज कॉपी, हम कुछ डेटा को कॉपी करा रहे हैं जो हमारे लिए नीडेड है। देन आता है हाइब्रिड अप्रोच। हाइब्रिड अप्रोच कॉम्बिनेशन होता है फ्रैगमेंटेशन का भी और रेप्लिकेशन का भी, ताकि जो हमारा डेटा है उसको हम इफिशिएंटली डिवाइड कर सकें और रेप्लिकेट कर सकें। देन आती है सेकंड टेक्निक, आती है कंकरेंसी कंट्रोल। कंकरेंसी कंट्रोल जो है वो ये इंश्योर कराती है कि जो हमारे ट्रांजैक्शंस है वो साइमल्टेनियसली रनिंग हो। मतलब हम सपोज हमारे पास ये ट्रांजैक्शन है, हम इसको साइमल्टेनियसली रन करें डिफरेंट लोकेशंस पे, ये अलग लोकेशन पे स्टोर हो, ये अलग लोकेशन पे स्टोर हो। ये होता है कंकरेंसी कंट्रोल। इसका जो मेन गोल होता है वो ये होता है ताकि जो डेटा की इंटीग्रिटी है वो मेंटेन हो सके और हम इसको क्या कर सके, कॉन्फ्लिक्ट से प्रिवेंट कर सकें। और ये कंसिस्टेंसी को भी क्या करती है, मेंटेन करती है। जैसे इसकी 3 टेक्निक्स थी, फ्रैगमेंटेशन, रेप्लिकेशन और हाइब्रिड। ऐसे ही इसकी भी 4 टेक्निक्स है, लॉग बेस्ड, टाइम स्टैम्प, मल्टीवर्जन और ग्राफ बेस्ड। लॉग बेस्ड में क्या है, हम लॉग लगाएंगे, जो ट्रांजैक्शन हमें चाहिए वो हमने ले लिया और उस पर लॉक लगा दिया। अब हमें ये ट्रांजैक्शन नहीं चाहिए तो हमें ये नहीं रिलीज करनी। ये होता है लॉग बेस्ड प्रोटोकॉल। यानी कि लॉक्स आर यूज टू कंट्रोल एक्सेस टू डेटा आइटम्स। लॉक्स की नीड होगी अगर हमें कोई ये डेटा है, हमें इसको एक्सेस करना है, तो इससे पहले इसमें एक्सेस करने से पहले हमें लॉक की नीड है, तो वो होता है लॉग बेस्ड प्रोटोकॉल। ए ट्रांजैक्शन मस्ट एक्वायर लॉक बिफोर एक्सेसिंग डेटा।
सेकंड आता है टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग प्रोटोकॉल। टाइम स्टैम्प का क्या मतलब है? द सिस्टम यूजेस टाइम स्टैम्प्स टू डिसाइड द ऑर्डर ऑफ कॉन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशन। जो सिस्टम है वो टाइम स्टैम्प्स को यूज़ करेगा ऑर्डर जानने के लिए। सपोज एक टाइम स्टैम्प पे 2, एक 3 और एक 4, 5, तो किसी टाइम स्टैम्प पे T1 आया है 2 पे, फिर 3 को लेगा, फिर 4 को, तो वो क्या कर रहा है? वो टाइम स्टैम्प ले रहा है, टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग का यूज़ कर रहा है ताकि वो ये चेक कर सके कि कौन सा ऑर्डर है ऑपरेशंस का। ईच ट्रांजैक्शन गेट्स ए यूनिक टाइम स्टैम्प। हर ट्रांजैक्शन को एक यूनिक टाइम स्टैम्प प्रोवाइड किया जाएगा। थर्ड आता है मल्टीवर्जन कंकरेंसी कंट्रोल। कि मल्टीवर्जन कंकरेंसी कंट्रोल क्या होता है? द डेटाबेस कीप्स मल्टीपल वर्जन्स ऑफ डेटा आइटम्स। जो डेटाबेस है वो मल्टीपल वर्जन्स क्या करेगा? स्टोर करेगा डेटा आइटम्स का। देन आता है ग्राफ बेस्ड प्रोटोकॉल। कि ग्राफ बेस्ड प्रोटोकॉल क्या होता है? एंश्योर्स नो साइकिल एग्जिस्ट इन द ग्राफ। ये एंश्योर कराएगा कि कोई भी साइकिल ग्राफ में ना हो। अगर ग्राफ में हुई तो क्या होगा? ताकि वो नो कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल हो। इट इज़ ऑल्सो नॉन एज प्रीसीडेंस ग्राफ। इसको हम किस में भी यूज़ किया था? हमने प्रीसीडेंस ग्राफ में भी यूज़ किया था। देन आता है थर्ड टाइप डायरेक्टरी सिस्टम। डायरेक्टरी सिस्टम क्या होता है? द डायरेक्टरी सिस्टम इन ए डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस मेंटेन्स मेटा डेटा अबाउट द डेटाबेस स्ट्रक्चर, डेटा लोकेशन, एप्लीकेशन। डायरेक्टरी सिस्टम जो है वो क्या मेंटेन करता है? मेटा डेटा, जो डेटा के अंदर डेटा होता है उसको, डेटाबेस के स्ट्रक्चर को, क्योंकि डायरेक्टरी है वो, तो वो स्ट्रक्चर को भी स्टोर करेगा, मेटा डेटा को भी स्टोर करेगा और डेटा की लोकेशंस को भी स्टोर करेगा। इट फंक्शंस लाइक ए मैप। ये मैप की तरह फंक्शन करता है ताकि जो हमारा डेटा है उसको ये ट्रैक कर सके कि हमारा डेटा किस लोकेशन पे पुट करना है और हमें अपने डेटा को कैसे ऑर्गेनाइज करना है। तो टाइप्स कितने होते हैं? मेनली 3 टाइप्स होते हैं: सेंट्रलाइज डायरेक्टरी, डिस्ट्रीब्यूटेड डायरेक्टरी और हायरार्किकल डायरेक्टरी। जो हायरार्किकल डायरेक्टरी है वो इन दोनों का कॉम्बिनेशन होती है, सेंट्रलाइज्ड का और डिस्ट्रीब्यूटेड का। तो सेंट्रलाइज्ड क्या होती है? ये एक सिंगल डायरेक्टरी होती है जो कि मेटा डेटा को होल्ड करती है। इट्स सिंपल टू इम्प्लीमेंट बट क्रिएट्स ए सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर। ये क्या होती है? सिंपल होती है इम्प्लीमेंट करने के लिए, लेकिन क्या होता है इसके अंदर पॉइंट ऑफ फेलियर जो होता है वो भी इंक्रीज़ होता है। सेंट्रलाइज के अंदर क्या है? एक सिंगल डायरेक्टरी होती है जो कि मेटा डेटा को स्टोर करती है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटेड क्या होती है? मल्टीपल लोकेशंस पे होती है, मल्टीपल नोड्स पे होती है जो कि डेटा को स्टोर करके रखती है। तो और थर्ड क्या होती है? हायरार्किकल डायरेक्टरी। हायरार्किकल डायरेक्टरी क्या होती है? ये अप्रोच क्या करती है? कंबाइन करती है सेंट्रलाइज्ड को भी और डिस्ट्रीब्यूटेड को भी, ऑर्गेनाइजिंग द मेटा डेटा इन ए ट्री लाइक स्ट्रक्चर। हायरार्किकल यानी कि ट्री लाइक स्ट्रक्चर। ये ट्री लाइक स्ट्रक्चर में क्या करती है? ऑर्गेनाइज करती है। तो अभी हमने क्या पढ़े थे? 3 टाइप्स पढ़े थे। सिलेबस में क्या देखा था? डिस्ट्रीब्यूटेड के 3 होते हैं: डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा स्टोरेज, कंकरेंटली। डेटा स्टोरेज के अंदर हम डेटा को स्टोर करते हैं, ये देखते हैं कि किस किस फॉर्म में हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं, फ्रैगमेंट करके और रेप्लिकेट करके। और थर्ड होता है हाइब्रिड, इसको स्टोर करके। कंकरेंसी कंट्रोल क्या होता है? कि हम अपने डेटा को कैसे प्रोटेक्ट। डायरेक्टरी क्या होती है? कि हमारा जो डेटा है उसकी स्ट्रक्चर कैसी है, या फिर उसके अंदर मेटा डेटा कैसे मेंटेन करना है, वो होता है डायरेक्टरी के अंदर। तो हमारी जो यूनिट 4 है DBMS की वो यहीं पे कंप्लीट होती है। एंड इफ़ यू लाइक प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल कोर कॉन्सेप्ट्स इंजीनियरिंग।